बच्चों, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बच्चों, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चैट बॉक्स में इंडिकेट करें, फिर हम लेक्चर की शुरुआत करना चाह रहे हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों, तो जल्दी से मुझे आप थम्स अप का इंप्रेशन शो कीजिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बच्चों, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो गुड आफ्टरनून बच्चों। वेलकम वंस अगेन टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, हम ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम वर्सेस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जल्दी से मुझे एक बार इंडिकेट कर दीजिए बच्चों कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। फिर हम आज की इस बेहतरीन क्लास को आपके सामने पेश करना चाहते हैं। जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, यस सर, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। चलिए बच्चों, फिर से स्वागत है आपका एमजे सर की इस अमेजिंग क्लास में, वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक्चर्स ऑफ न्यूरल सिस्टम। सुनेंगे बच्चों, हम अपने न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। एक होता है बेटा जी सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। पहले बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया है। याद कीजिए बेटा जी, चाहे वो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम हो चाहे वो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम हो, बनेगा किसका बच्चों? न्यूरल टिश्यू का। और याद कीजिए, न्यूरल टिश्यू ओरिजिन वाइज एक्टोडर्मल होता है। याद कीजिए, न्यूरल टिश्यू के अंदर न्यूरॉन अलोंग विद न्यूरोग्लियल सेल होते हैं। बच्चों, हम डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो सीएनएस हो चाहे वो पीएनएस हो, बनता है बेटा वो नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू के अंदर न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लियल सेल होते हैं। याद कीजिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लियल तीन टाइप के हमने डिस्कस किए थे। एस्ट्रोसाइट जो ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो सीएनएस में माइलिनेशन करते हैं, एंड माइक्रोग्लियोसाइट जो सीएनएस के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, फेगोसिटिक सेल होते हैं, स्कैवेंजर सेल होते हैं। और याद कीजिए बच्चों, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में हमने एक ही न्यूरोग्लियल को डिस्कस किया था, दैट इज स्वान सेल। और याद कीजिए, जो फंक्शन सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट परफॉर्म करते हैं, वही फंक्शन बेटा हमारे पीएनएस के अंदर स्वान सेल करते हैं, दैट इज द फॉर्मेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ माइलिन शीट। तो बेटा इसी के साथ जो है हमारे न्यूरोग्लियल सेल हो चुके हैं। बेटा मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, सोच ये होनी चाहिए कि एमजे सर की क्लास में आपको कंटेंट याद होना चाहिए, आप फिर बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी सोच के साथ मैं फिर आपके सामने एक मैजिकल लेक्चर लेकर आ गया हूं। ध्यान सुनेंगे बच्चों, हमने डिस्कस किया था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो चुका है। याद कीजिए बच्चों, न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर पार्ट, सेल, बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। बेटा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो चुका है, न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन हो चुका है। कम से कम एनसीईआरटी वाले आपको याद होने चाहिए। यूनिपोलर हो सकता है, बाइपोलर हो सकता है, मल्टीपोलर हो सकता है। याद कीजिए बेटा जी, सेंसरी हो सकते हैं, मोटर हो सकते हैं, एफरेंट हो सकते हैं, इफरेंट हो सकते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरॉन हो सकते हैं और इनिबिटरी न्यूरॉन हो सकते हैं। बेटा इसी के साथ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था, न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया था। फिर याद कीजिए, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है वो मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको एक खूबसूरत स्टेटमेंट समझाया था, nerve impulse travels as action potential which passes along the axon as wave of depolarization and repolation। एनसीईआरटी समरी का स्टेटमेंट है। फिर बच्चों, जब एक न्यूरॉन अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स होता है, उसी को हमने डिस्कस किया था सिनेप्स। याद कीजिए बेटा जी, केमिकल सिनेप्स होता है और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट याद करने की कोशिश कीजिए बच्चों, ट्रांसमिशन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स is very similar to impulse conduction along a single axon। और याद कीजिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर ऑलवेज फास्टर देन केमिकल सिनेप्सेस। पर समझिए बच्चों, फास्ट होने के बावजूद भी हम वहां कंडक्शन को बीच में ब्लॉक नहीं कर सकते। इसलिए बेटा जी, फास्ट होने के बावजूद भी वो हमारे सिस्टम में बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक चीज समझे बच्चों, नर्वस सिस्टम कोई सा भी हो वो बनेगा नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू में दो चीजें आती है बेटा जी, न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लियल सेल। तो न्यूरॉन कंप्लीट हो चुका है, न्यूरोग्लियल सेल कंप्लीट हो चुका है, इसी के साथ नर्वस टिश्यू कंप्लीट होता है। अब याद कीजिए, हमें दो ही तो पढ़ने बेटा जी, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तो हमने शुरुआत की थी बेटा जी सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं,
मकसद है 720, मकसद है क्लास में आपको टॉपिक याद हो जाना चाहिए। इसी सोच के साथ एमजे सर आपके साथ जुड़ चुके हैं। याद कीजिए बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में हम बात करेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड सिलेबस में नहीं है तो हमने बच्चों ब्रेन से शुरुआत की थी। मैं आपको ब्रेन की लोकेशन बता चुका हूं, मैं आपको ब्रेन का वजन बता चुका हूं, मैं आपको ब्रेन की कवरिंग्स बता चुका हूं। याद कीजिए बेटा, बाहर से अंदर की तरफ ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड और पाया मैटर। याद करने की कोशिश कीजिए, ड्यूरा में थिकेस्ट लेयर होती है, एरिकनॉइड मिडल लेयर होती है जो सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन ब्रेन के चारों तरफ पाई जाती है, और पाया मैटर बेटा सबसे अंदर वाली होती है, यह सबसे पतली थिनेस्ट होती है। ड्यूरा मैटर बोन से टाइटली चिपकी होती है जबकि पाया मैटर ब्रेन से टाइटली चिपकी होती है। तो बेटा ब्रेन का नंबर हो चुका है, ब्रेन का वजन हो चुका है, ब्रेन की पोजीशन हो चुकी है, ब्रेन की कवरिंग्स हो चुकी है। बच्चों फिर पिछली क्लास में हमने ब्रेन के क्लासिफिकेशन की बात की थी, हल्का से एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। याद कीजिए बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ब्रेन को स्ट्रक्चर वाइज हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आपको याद होना चाहिए क्लासिफिकेशन, हम ब्रेन को बेटा जी तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आपको याद रखना होगा फोर ब्रेन के अंदर बेटा तीन चीजें आती हैं, सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स। मिड ब्रेन में दो चीजें आती हैं, क्रूरा सेरिब्राई एंड ऑप्टिक लोब्स। और याद कीजिए हाइंड ब्रेन में तीन चीजें आती हैं, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो बेटा पिछली क्लास में हमने शुरुआत की थी फोर ब्रेन से। याद कीजिए फोर ब्रेन में तीन चीजें आती हैं, सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब। तो बेटा हम फोर ब्रेन स्टार्ट कर चुके थे, उसमें सेरिब्रम हम कंप्लीट कर चुके थे। मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं। याद कीजिए बेटा जी, मैंने आपको सेरिब्रम का डॉर्सल व्यू दिखाया था जहां मीडियन फीचर है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इतनी मेहनत चल रही है एमजे सर की क्लास में, आपको टॉपिक याद हो जाना चाहिए, बाद में आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसी सोच के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सुनना बेटा, ब्रेन का डॉर्सल व्यू बता चुका था, मैं आपको ब्रेन का डॉर्सो लेटरल व्यू बता चुका था। याद कीजिए हम हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर को चार लोब में डिवाइड करते हैं, फ्रंटल लोब होता है, पेराइटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है और ऑसिपिटल लोब होता है। फिर बेटा हमने बात की थी सेरिब्रम का जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस, क्योंकि न्यूरोनल सेल बॉडीज जो होती है वहां पर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती है। याद कीजिए बेटा, एनसीईआरटी कहती है द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स, और उन फोल्ड्स को कहा जाता है बेटा जी गायराई एंड सल्काई। यानी कुल मिला के समझें, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी, गायरा सल्काई उतने ज्यादा होंगे, सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, न्यूरॉन्स उतने ज्यादा होंगे, तो आपकी इंटेलिजेंस जो है बेटा वो उतनी ही ज्यादा होगी। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने फेंका था बच्चों, याद कीजिए, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शनल एरियाज। जल्दी से आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए वो तीन टाइप के एरियाज कौन कौन से थे। मैं आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी से मुझे एक बार लिखकर बताइए। एनसीईआरटी कहती है ना बेटा, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शनल एरियाज। जल्दी से एक बार मुझे लिखकर बताइए वो तीन टाइप के एरियाज कौन कौन से हैं। फिर हम आज के लेक्चर की शुरुआत करना चाह रहे हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शनल एरियाज। मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से इंडिकेट करेंगे, मैं आपका वेट कर रहा हूं बच्चों। आज हमारी सोच है हम ब्रेन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेना चाहते हैं। याद कीजिए हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल आप सही लिख पा रहे हैं बच्चों। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शनल एरियाज। अभी लेक्चर शुरू नहीं हुआ बेटा जी, अभी तो रिवीजन चल रहा है। सोच बहुत पॉजिटिव है, मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। ऑनलाइन को बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ट्रीट करना है। याद कीजिए एनसीईआरटी कहती है द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, व्हाट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स? द आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। The cerebral cortex consists of three types of functional areas: sensory areas, motor areas, and some large size regions which are neither clearly sensory nor motor in function, called as association area. And according to NCERT, आपको association area के functions याद रखने हैं। याद कीजिए बच्चों, association area responsible for the regulation of complex functions like communication, memory, and intersensory association. बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको इन तीनों टाइप के एरियाज के कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल्स भी बताए थे, हालांकि वो एनसीईआरटी में नहीं है पर आपको उनको पढ़ना चाहिए। रीजन आप जानते हैं बच्चों, तैयारी चल रही है 720 की। याद कीजिए बेटा, मैंने आपको एसोसिएशन एरियाज के दो सेलेक्टेड एग्जांपल बताए थे, याद करने की कोशिश कीजिए। एक टेम्पोरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में वर्निकेज एरिया होता है जो कि लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन करता है। बहुत मेहनत करनी है, एम्स दिल्ली तक जाना है। याद कीजिए बेटा, फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में
एक बहुत बड़ा एसोसिएशन एरिया होता है जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। याद करो ना बच्चों, उसे सीट ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। मैंने बताया था इकराज आपके आइडियाज, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी नॉलेज, आपकी रीजनिंग, आपकी एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट और आपकी जजमेंट की जो पावर है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। फिर याद कीजिए बेटा, मैंने आपको फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में दो मोटर एरियाज बताए थे। एक तो सेंट्रल सल्कस के जस्ट बगल में प्राइमरी मोटर एरिया होता है जो आपके सभी वॉलेंट्री मसल्स को सिग्नल भेजता है, और ब्रोकाज एरिया, याद कीजिए बच्चों, ये आपके वोकल कॉर्ड्स को, पूरा लेक्चर रिवाइज करवा दिया है, आपके वोकल कॉर्ड्स को, आपकी टंग की मसल को, आपके लिप्स की मसल को, आपके पैलेट की मसल को मैसेज भेजता है ताकि हम स्पीच प्रोड्यूस कर सकें। तभी तो याद कीजिए बेटा, ब्रोकाज एरिया एक मोटर एरिया है। ब्रोकाज एरिया को मोटर स्पीच एरिया कहा जाता है। अगर किसी का ब्रोकाज एरिया कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा तो इन एबिलिटी टू स्पीक कंडीशन होती है जिसे कहा जाता है बेटा अफेजिया। फिर मैंने आपको बच्चों लास्ट में कुछ सेलेक्टेड सेंसरी एरियाज के एग्जांपल बताए थे। पूरा रिवीजन चल रहा है टेम्पोरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। याद कीजिए, एक ऑडिटरी एरिया होता है जो साउंड का एनालिसिस करता है, एक ऑल्फैक्टरी एरिया होता है जो स्मेल का एनालिसिस करता है। याद कीजिए बच्चों, ऑसिपिटल लोब में एक सेंसरी एरिया है ऑसिपिटल एरिया जिसे विजुअल कॉर्टेक्स एरिया कहा जाता है, जो रेटिना से आने वाले सिग्नल्स को ऑब्जर्व करता है, उसको एनालाइज करता है और विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर याद कीजिए, पैराइटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मैंने आपको दो सेंसरी एरिया बताए थे। एक गस्टेटरी एरिया होता है जो टेस्ट का एनालिसिस करता है, और एक था बेटा जी सोमेस्थेटिक एरिया, ऑल्सो रेफर टू एज सोमेटो सेंसरी एरिया, जो हमारे सभी जनरल सेंसेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो टच हो सकता है, पेन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, या फिर वाइब्रेशन हो सकता है। तो फिर से दोहराता हूं, हम अपने ब्रेन को बेटा जी तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में तीन चीजें आती हैं, सेरिब्रम, डायंसेफ्लॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब। सेरिब्रम में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम फोर ब्रेन के दूसरे स्ट्रक्चर को शुरू करना चाहते हैं जिसका नाम है डायंसेफ्लॉन। पर उससे पहले मैं एनसीईआरटी ने ब्रेन का एक सेजाइटल सेक्शन बना रखा है, रफ डायग्राम आपके सामने जल्दी से ड्रॉ करता हूं, तब तक आप मॉड्यूल में उसको रिवाइज कर लेंगे, एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेंगे। तो मैं जल्दी से यहां पर बनाना चाहता हूं द सेजाइटल सेक्शन, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, आज हम ब्रेन टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहां पर डायग्राम ड्रॉ करता हूं बच्चों, तब तक आप पुराने टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं, फिर मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। याद कीजिए बच्चों, हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को जोड़ने का काम कौन करता है? कॉर्पस कैलोसम। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कॉर्पस कैलोसम इज ए ट्रैक्ट ऑफ व्हाइट नर्व फाइबर्स जो कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। मैं एक बार एनसीईआरटी का सेजाइटल सेक्शन आपके सामने बना रहा हूं, जल्दी से एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर हम शुरुआत करेंगे डाई से।
गुड आफ्टरनून बच्चों। कोशिश करें आपको क्लास में याद हो जाए। बच्चों आज हमारा टारगेट है एनसीईआरटी का, सिर्फ एक पेज में आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जो है पेज नंबर 236। बेटा एनसीईआरटी की लेटेस्ट एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं। पेज नंबर 236 पर एनसीईआरटी ने फोर ब्रेन लिखा है, मिड ब्रेन लिखा है और हाइंड ब्रेन लिखा है। बच्चों मैं फिर दोहराता हूं, जो सिलेबस में है उसे बेहतरीन तरीके से हमें पढ़ना है। जैसे एनसीईआरटी ने लिख दिया ना बच्चों, थैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, पर इसका क्या मतलब होता है आज समझना होगा। तैयारी 720 के, तो आज की इस पूरी क्लास का हमारा टारगेट होना चाहिए सिर्फ एनसीईआरटी का एक पेज हम पढ़ना चाहते हैं, दैट इज पेज नंबर 236। तो आइए शुरुआत करते हैं फिर से। ब्रेन मेरे साथ जुड़े रहेंगे बच्चों। हम अपने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अगर आप डायग्राम को देख पा रहे हैं बच्चों, एनसीईआरटी में ऐसा फिगर बना हुआ है, दिस इज द सेजाइटल सेक्शन। पहले सेजाइटल सेक्शन को समझे बच्चों। मान लेते हैं मैं उस तरफ फेस करके खड़ा हूं, जाहिर सी बात है समझो, तो ये मेरा एंटीरियर होगा, ये मेरा पोस्टीरियर होगा। अब समझो बच्चों, आपने मुझे कुछ इस तरह से कट किया है, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया है। तो ऐसा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो बिल्कुल बीचों बीच लिया जाता है वही कहलाता है बेटा जी सेजाइटल सेक्शन। तो ये डायग्राम आपको 100 में आ रहा है, आपने मुझे बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनली कट किया है और आप साइड से आप जो है व्यू देख रहे हैं, यानी व्यू तो बेटा लेटरल व्यू है, पर सेक्शन कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, यानी कि सेजाइटल सेक्शन है। तो एनसीईआरटी के फिगर में लिखा हुआ है, इट इज द सेजाइटल सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब समझने की कोशिश बेटा, अगर आप डायग्राम में देखो, ये जो आपको सबसे बड़ा पोर्शन दिख रहा है, ये तो होगा बेटा हमारा फोर ब्रेन। जो मैंने यहां पर एक येलो कलर का एक छोटा सा बॉक्स बनाया है, वो होगा हमारा मिड ब्रेन। और बेटा जी लास्ट में जो मैंने पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया है, जिसमें आपको पोन्स सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा नजर आ रही है, वो शो करता है हमारे हाइंड ब्रेन को। यानी बेटा जी हाइंड, हम अपने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे बड़ा पार्ट जो है वो फोर ब्रेन है, फिर छोटा सा जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है वो मिड ब्रेन है, और जो सबसे टर्मिनल पोर्शन होता है वो हमारा हाइंड ब्रेन होता है। तो कंप्लीट करते हैं ब्रेन को। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। शुरुआत करते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में 3 चीजें आती हैं, सेरिब्रम, डायएन्सेफेलॉन एंड ओल्फैक्टरी लोब। तो सेरिब्रम हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए बात करते हैं बेटा जी डायएन्सेफेलॉन। तो समझते हैं डायएन्सेफेलॉन किसे कहा जाता है, ध्यान सुनिएगा। अगर आप फोर ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पर चलें, वैसे डायग्राम में थोड़ा आगे दिख रहा है, पर इस फोर ब्रेन के बेटा जी पोस्टीरियर साइड में आप देख पा रहे होंगे, आपको एक छोटा सा बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक कमरे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो समझिए बेटा फोर ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पर, वैसे बाहर से नहीं दिखेगा क्योंकि एंटायरली ये सेरिब्रम के द्वारा रैप्ड होता है, घिरा होता है, पर आप देख पा रहे हैं बेटा व्हाट इज डायएन्सेफेलॉन। फोर ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पर एक छोटा सा जो बॉक्स लाइक चैम्बर होता है, जो कमरे नुमा संरचना होती है, उसी को कहा जाता है बेटा डायएन्सेफेलॉन। अब मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, डायएन्सेफेलॉन एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, एक कमरे जैसा है। और बेटा कमरा बनाना है तो 3 चीजें होनी चाहिए। फिर दोहराता हूं, आज पढ़ना ज्यादा नहीं है पर हमें समझना ज्यादा है। तो बेटा व्हाट इज डायएन्सेफेलॉन, हमारे फोर ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पर एक छोटा सा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे कहा जाता है बेटा डायएन्सेफेलॉन। अब मैंने क्या कहा, डायएन्सेफेलॉन एक कमरा है। कमरा बनाने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए, कमरे की छत होनी चाहिए यानी रूफ, कमरे की जमीन होनी चाहिए यानी फ्लोर, और साइड की दीवारें होनी चाहिए यानी कि हमारी लेटरल वॉल्स होनी चाहिए। तो आप डायग्राम ध्यान से देखिए बेटा, डायएन्सेफेलॉन की जो रूफ है वो कौन बनाता है, एपिथैलेमस। जो फ्लोर है वो कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस। और जो साइड की 2 दीवारें बेटा जी, जो लेटरल वॉल्स है, वो कौन बनाता है, थैलेमस बनाता है। अब आप डायग्राम जो है बेटा कट सेक्शन देख रहे हैं साइड से, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये तो कॉर्पस कैलोसम है जो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करेगा। और ध्यान से देखिए, ये जो आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एपिथैलेमस है, ये जो सिंगल लाइन दिख रही है बेटा ये हाइपोथैलेमस है, और साइड की जो लेटरल वॉल होंगी, ये साइड वाली वॉल, ये क्या है बेटा जी, ये थैलेमस है। तो आप देख पा रहे होंगे फोर ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पर जो रूफ वाला पोर्शन है वो एपिथैलेमस बना रहा है बच्चों, जो फ्लोर वाला पोर्शन है वो हाइपोथैलेमस बना रहा है, और जो लेटरल वॉल है दोनों तरफ की, आपको एक साइड की दिखेगी, तो जो लेटरल वॉल है, ये बीच वाला जो पार्ट है, मैं इस तरह से रंग देता हूं, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थैलेमस यानी कि लेटरल वॉल को। तो एनसीईआरटी भी लिखती है डायएन्सेफेलॉन कंसिस्ट ऑफ एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो वापस बोल रहा हूं, डायएन्सेफेलॉन फोर ब्रेन की पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट एक बॉक्स लाइक चैम्बर होता है, एक रूम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 चीजें होंगी। उसकी रूफ बनाता है बेटा एपिथैलेमस,
उसका फ्लोर बनाता है हाइपोथैलेमस और लेटरल वॉल कौन बनाता है? थैलेमस। बेटा चूंकि थैलेमस का नंबर 2 होगा इसलिए मॉड्यूल में लिखा हुआ है थैलेमस फॉर्म्स 80% पार्ट ऑफ द डाइएन्सेफेलॉन। तो एनसीईआरटी याद रखनी है, डाइएन्सेफेलॉन कंसिस्ट ऑफ एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। अब बच्चों हमें वन बाय वन तीनों के फंक्शन डिस्कस करने हैं। अब आप ध्यान से सुनेंगे। एपिथैलेमस के फंक्शन के बारे में अगर मैं लिखूं, मैं यहां लिखना चाहूंगा बच्चों एपिथैलेमस के फंक्शन। इसके फंक्शन के लिए फिलहाल बस आप एनसीईआरटी की लाइन याद रखेंगे, इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ डाइएन्सेफेलॉन, दैट्स इट। बेटा फिलहाल नर्वस सिस्टम एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? एपिथैलेमस फॉर्म्स द रूफ ऑफ डाइएन्सेफेलॉन। फिलहाल यही लाइन हमें याद रखनी है, उम्मीद करता हूं आपको याद होगी। वैसे बच्चों आप देख पा रहे हैं एपिथैलेमस से एक छोटी सी ग्लैंड जुड़ी होती है जिसे कहा जाता है पीनियल ग्लैंड। बेटा पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारे सेक्सुअल मैच्योरेशन को अफेक्ट करता है, पर चूंकि बेटा ग्लैंड है ना ये, तो इस ग्लैंड के बारे में डिटेल में आपको एमजे स्टार से समझाएंगे। एंडोक्राइन सिस्टम है, तो फिलहाल हम नर्वस वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे डाइएन्सेफेलॉन में 3 चीजें आएंगी, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस का फंक्शन फिलहाल याद रखना है, इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ डाइएन्सेफेलॉन, दैट्स इट। अब बेटा डाइएन्सेफेलॉन में 2 चीजें और बची है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो हम सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज थैलेमस। इसको समझने की कोशिश करना बेटा। मैं कह सकता हूं थैलेमस क्या बनाता है, आज पढ़ना कम है समझना ज्यादा है, समझे बेटा। थैलेमस क्या बनाता है? द लेटरल वॉल ऑफ द डाइएन्सेफेलॉन, it forms 80% part of the diencephalon and it is wrapped by the cerebrum। अब बहुत शानदार बात बेटा, थैलेमस के लिए एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, काफी समय से एग्जाम में नहीं आई है, तो उम्मीद है ये मेन एग्जाम का सवाल होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी आप पढ़ पा रहे होंगे, थैलेमस का मेन फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, थैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। वापस दोहराता हूं, अगर मान लो पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? थैलेमस। ये तो अंग्रेजी की बात हो गई। हिंदी की एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको समझाता हूं, आसानी से समझ में आएगा बेटा। हिंदी की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो चेतक होता है यानी थैलेमस, वो संवेदी संकेतों, संवेदी का मतलब सेंसरी, और चालक संकेतों यानी कि मोटर सिग्नल्स का, हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो चेतक होता है थैलेमस, वो संवेदी संकेतों और चालक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। बेटा हिंदी के एनसीईआरटी सॉ में आता है थैलेमस वो जगह है जहां पर सेंसरी और मोटर सिग्नल्स की मुलाकात होती है, उनका संपर्क होता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखेंगे, थैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। इसी चीज को मैं यहां आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझना बेटा जी। मान लेते हैं ये हमारा थैलेमस है, मान लेते हैं बेटा जी ये हमारी बॉडी के कोई दूसरे ऑर्गन्स हैं, कोई दूसरे ऑर्गन्स हैं, और मान लेते हैं बेटा जी ये हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है जहां हम बहुत सारे एरियाज के बारे में बात कर चुके हैं। अब समझो बेटा जितने भी सेंसरी सिग्नल हो गए, पहली बात तो ऑर्गन से सीएनएस सेंसरी, सीएनएस से ऑर्गन मोटर। बेटा समझना जितने भी सेंसरी सिग्नल होते हैं वो थैलेमस से होकर गुजरते हैं, और जितने भी मोटर सिग्नल होते हैं बेटा वो भी जो है थैलेमस से होकर गुजरते हैं। मैंने कह दिया जितने भी सेंसरी सिग्नल हैं वो थैलेमस से होकर गुजरते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है बेटा जी, कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि हमारी नाक का जो सिग्नल है वो ऑल्फैक्टरी एरिया में जाना चाहता है पर ये थैलेमस से होकर नहीं गुजरता है। हम नीट लेवल पर बात कर रहे हैं, तो समझो बच्चों जितने भी सेंसरी सिग्नल है वो थैलेमस से होकर सेरिब्रल कॉर्टेक्स पहुंचते हैं, और जितने भी मोटर सिग्नल होते हैं वो थैलेमस से गुजरते हैं और फिर वो हमारे कंसर्न्ड ऑर्गन तक पहुंचते हैं। तो आपने देखा थैलेमस वो जगह है जहां पर सेंसरी सिग्नल और मोटर सिग्नल की मुलाकात होती है, उनका संपर्क होता है। तो बेटा हिंदी की एनसीईआरटी कहती है थैलेमस वो जगह है जहां पर संवेदी संकेतों और चालक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल होता है। मुझे लगता है एनसीईआरटी की लाइन आपको याद होनी चाहिए, थैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग एंड थैलेमस इज रैप्ड बाय द सेरिब्रम। तो बेटा समझें एपिथैलेमस हो चुका है रूफ ऑफ डायंसेफेलॉन, थैलेमस हो चुका है लेटरल वॉल ऑफ डायंसेफेलॉन एंड इट इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। अब हम बात करते हैं किसके बारे में बेटा जी, हाइपोथैलेमस के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बेटा, डायंसेफेलॉन के अंदर थैलेमस हो चुका है, एपिथैलेमस हो चुका है। आइए बात करते हैं हाइपोथैलेमस, समझें। पहले तो हाइपोथैलेमस की पोजीशन आपको समझ में आनी चाहिए। बेटा हाइपोथैलेमस कहां है? इट इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ डायंसेफेलॉन। बेटा हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ थैलेमस। बेटा थैलेमस के ऊपर तो एपिथैलेमस है, थैलेमस के नीचे
हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस की पोजीशन समझे पहली बात तो, हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ डायंसेफेलॉन, it is present at the base of thalamus, it is present on the ventral side या floor of diencephalon। बेटा वैसे यहां पर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आप ध्यान से देखो, हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ एंटीरियर साइड पर दो ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसे कहा जाता है ऑप्टिक काइज्मा। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, हाइपोथैलेमस के मिडल पार्ट से नीचे की तरफ ये एंडोक्राइन में काम आएगा बेटा, एक कनेक्टिंग स्टॉक होता है इनफंडिबुलम, और उस इनफंडिबुलम की मदद से मास्टर ग्लैंड जुड़ी होती है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। और लास्ट में बेटा जी हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर साइड पर दो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड होते हैं जिन्हें मैमिलरी बॉडी कहा जाता है। वैसे मैमिलरी बॉडी नाम से पता चल रहा है सिर्फ और सिर्फ मैमिलियन ब्रेन में मिलेंगी। बेटा याद रखना बस इतना, मैमिलरी बॉडी किसका पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम का, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो आपने देखा हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ डायंसेफेलॉन, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ थैलेमस, बेटा थैलेमस के नीचे है। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के फंक्शन। तो पहले बात तो एनसीईआरटी की लाइन याद रखेंगे बेटा, ये एंडोक्राइन सिस्टम में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस परफॉर्म्स वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ बेटा हाइपोथैलेमस बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, पर उसमें से कुछ चुनिंदा फंक्शन जो आपके मॉड्यूल में लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ध्यान सुनना बेटा, अगर आप मॉड्यूल चेक करेंगे तो हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, जैसे कि पहले मैं लिख देता हूं, हाइपोथैलेमस बेटा हमारे बिहेवियर एंड इमोशन को रेगुलेट करता है। मॉड्यूल के शब्द हैं, एमजे सर की एक्सप्लेनेशन होगी। ध्यान सुनना बेटा, हाइपोथैलेमस बिहेवियर एंड इमोशन को कंट्रोल करता है, ये हमारे बेटा जी एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा जी थर्मो रेगुलेशन करवाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है बेटा हमारे एएनएस को, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, और ये जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना बेटा पीनियल ग्लैंड, उसके सिस्टम को मेंटेन करता है। तो मैंने लिखा है बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। अब मैं आपको एक एक फंक्शन समझा रहा हूं, मॉड्यूल में सब लिखा हुआ है, ध्यान सुना बेटा। हाइपोथैलेमस जो है पहली बात तो एंडोक्राइन कंट्रोल, आपको पता है बच्चों पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, पर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। यानी ओवरऑल हमारा एंडोक्राइन सिस्टम किसके कंट्रोल में है बेटा जी, हाइपोथैलेमस। ये एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ेंगे ना बच्चों, हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन बनाता है, कुछ रिलीजिंग हार्मोन और कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन, और वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं, जबकि न्यूरॉन्स की मदद से वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। फिलहाल ध्यान रखेंगे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है बेटा वो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है, पर पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का एक फंक्शन समझ में आ गया बेटा जी, एंडोक्राइन कंट्रोल। आपके मॉड्यूल के शब्द हैं, एनसीईआरटी के शब्द हैं, और एमजे सर की बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस हैं, तैयारी 720 की है। अब ध्यान सुना बेटा, एक फंक्शन मैंने लिखा है हाइपोथैलेमस जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं कहा है बेटा, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आपको एंडोक्राइन सिस्टम में समझाएंगे। ध्यान सुनना बेटो, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो तो पीनियल ग्लैंड है, पर उस बायोलॉजिकल क्लॉक के सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। तो बेटा ध्यान रखना, पीनियल ग्लैंड को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, पर उस बायोलॉजिकल क्लॉक के सिस्टम को चलवाने वाला जो मास्टर क्लॉक है वो कौन है बेटा जी, हाइपोथैलेमस। तो ये याद होना चाहिए, हाइपोथैलेमस जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक के सिस्टम को रेगुलेट करता है। अब अगला सुने बेटा जी, जो हाइपोथैलेमस है वो एएनएस को कंट्रोल करता है। बेहतरीन एक्सप्लेनेशन समझो तो सही, पहले मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। याद करो बेटा, मान लेते हैं ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मान लेते बेटा ये बॉडी के हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं। जब मैं एएनएस की बात कर रहा हूं मतलब मैं इनवॉलेंट्री की बात कर रहा हूं। अब याद करो बेटा, हमारे सीएनएस और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को जो जोड़ता है वही तो होता है बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। याद करो ना बच्चों, पीएनएस का वो पार्ट जो सीएनएस और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को जोड़ता है वो कहलाता है बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब समझो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है। अरे बेटा ये तो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स है, ये तो वायर है बेटा, अरे ये स्विच है और ये पंखा है। तो एएनएस तो बस उनको जोड़ने का काम करता है। और समझो बेटा, जो वायर है वो सिर्फ मैसेज ले जाते हैं, पर उनको भी तो कोई ना कोई कंट्रोल करता होगा, स्विच कंट्रोल करते होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो इनवॉलेंट्री ऑर्गन से जुड़े हुए हैं,
पर इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो स्विच हैं बेटा वो लगे होते हैं दो जगह, एक तो मेडुला ऑब्लोंगेटा और हाइपोथैलेमस। तो मॉड्यूल में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लाइज इन द सेंटर्स प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड हाइपोथैलेमस। यानी समझो बेटा, हाइपोथैलेमस एएनएस को कंट्रोल करता है और फिर एएनएस आपकी सभी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। तो समझ में आ गया होगा, हाइपोथैलेमस जो है वो एएनएस को कंट्रोल करता है, ऐसा कुछ। अगला फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, थर्मो रेगुलेशन। कुछ याद रहे ना रहे, ये याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हाइपोथैलेमस के अंदर थर्मो रेगुलेटरी सेंटर्स मिलते हैं और ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जिसमें आपको समझाता हूं बच्चों, जब गर्मी का मौसम होता है तो हमारे जो है पसीने निकल जाते हैं, स्वेटिंग इनवॉलेंटरी एक्टिविटी है, और जब सर्दी का मौसम होता है तो शिवरिंग होती है, कपकपी छूटती है, ये भी इनवॉलेंटरी एक्टिविटी है। और समझो बेटा, पसीना छोड़कर हम टेम्परेचर कम करते हैं और शिवरिंग करके हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और आपने देखा, चाहे वो स्वेटिंग हो चाहे वो शिवरिंग हो, दोनों के दोनों बेटा इनवॉलेंटरी एक्टिविटी है। तो कहने का मतलब है, गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में जो हाइपोथैलेमस है वो एएनएस को बोलकर, याद करो हाइपोथैलेमस एएनएस को कंट्रोल करता है ना, तो सर्दी और गर्मी के मौसम में हाइपोथैलेमस एएनएस को कंट्रोल करते हुए हमारी स्वेटिंग और शिवरिंग को कंट्रोल करता है, ताकि हम क्या कर सकें बेटा जी, थर्मो रेगुलेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए थर्मो रेगुलेशन के सेंटर्स कहां प्रेजेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर क्या जाएगा बेटा, हाइपोथैलेमस। में फिर कह रहा हूं, एनसीईआरटी के बस शब्द हैं, एमजे सर के एक्सप्लेनेशन है। अगला मैं आपको समझाता हूं बेटा, हाइपोथैलेमस हमारे बिहेवियर एंड इमोशन को रेगुलेट करता है। पहले चलिए मैं आपको इमोशन समझाता हूं, समझने की कोशिश करो बेटा। समझें, जैसे एक इमोशन होता है अफेक्शन। एक माँ जो होती है ना बच्चों, वो अपनी औलाद के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, और एक माँ का अपनी संतान के प्रति ये जो इमोशनल बिहेवियर होता है ये मेनली ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। नर्वस पढ़ रहे हैं पर थोड़ा सा एंडोक्राइन का आइडिया होना चाहिए। और याद कीजिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां बनता है बेटा जी, हाइपोथैलेमस में। याद करो ना, ऑक्सीटोसिन और एडीएच कहां बनते हैं, हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस बनाता है ऑक्सीटोसिन। वो अलग बात है कि ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर प्यूबिट से रिलीज होता है, और यही ऑक्सीटोसिन एक माँ के अपनी संतान के प्रति इमोशनल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपने देखा, हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन बना के एक मां के इमोशंस को रेगुलेट करता है। अब अगला समझाता हूं बेटा जी, हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है। मैं आपको दो टाइप के बिहेवियर यहां समझाता हूं बेटा। एक होता है हमारा फीडिंग बिहेवियर, एक होता है बेटा फीडिंग बिहेवियर, एक होता है हमारा सेक्सुअल बिहेवियर। एक एक शब्द है, एक्सप्लेनेशन बढ़िया है, आप ध्यान सुनिएगा। हाइपोथैलेमस बेटा हमारे फीडिंग बिहेवियर को रेगुलेट करता है। अब फीडिंग बिहेवियर में दो टाइप की चीजें आएंगी, एक तो आपकी भूख के सेंटर, एनसीईआरटी है बेटा जी, एक तो हंगर सेंटर और एक प्यास के सेंटर, थर्स्ट सेंटर। कहां मिलते हैं बेटा, हाइपोथैलेमस। ये आपको याद होना चाहिए। यानी समझो बेटा, हाइपोथैलेमस जो है वो भूख पैदा करता है, हाइपोथैलेमस जो है वो प्यास पैदा करता है। तो ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हंगर को पैदा करना, द अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये कौन कंट्रोल करता है बेटा जी, हाइपोथैलेमस। पर लगे हाथ में आपको मेडिकल कॉलेज की बात बता देता हूं बेटा। हाइपोथैलेमस में एक और सेंटर मिलता है बेटा जी, सैटाइटी सेंटर। व्हाट इज सैटाइटी सेंटर, द सेंटर विच प्रोड्यूसेस द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। संतुष्टि की जो भावना आती है वो किसकी वजह से आती है बेटा, सैटाइटी सेंटर। अरे समझो तो सही, हंगर सेंटर एक्टिवेट होगा, आपको भूख लगेगी, आप खाना खाना शुरू करेंगे। क्या नॉनस्टॉप खाते चले जाएंगे, नहीं बेटा जी, थोड़ी देर के बाद आपका सैटाइटी सेंटर एक्टिवेट होगा, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग जनरेट करेगा और हंगर सेंटर को बंद कर देगा कि हां संतुष्टि हो चुकी है। उसी तरह से जब थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होता है, हमें प्यास लगती है, पर थोड़ी देर के बाद सैटाइटी सेंटर एक्टिवेट हो जाता है जो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग जनरेट करता है और हमारी प्यास बंद हो जाती है। तो कम से कम एनसीईआरटी की बातें याद रखेंगे बच्चों कि हाइपोथैलेमस के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाले सेंटर हैं, और वो सेंटर हैं जो आपके अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग एंड ईटिंग को रेगुलेट करते हैं। यानी अगर एक शब्द में समेटू ना बेटा जी, तो हाइपोथैलेमस वो काम करवाता है जो टाइम पर पूरे ना हो तो आप बेताब हो सकते हैं। जैसे बेटा जी, भयंकर भूख लग रही हो, मुस्कुराहट के साथ पढ़ेंगे, भयंकर भूख लग रही हो और कुछ खाने को ना मिले तो हम बेताब हो जाते हैं। तो भूख के सेंटर हाइपोथैलेमस, भयंकर प्यास लग रही हो और पानी पीने को ना मिले तो हम बेताब हो जाते हैं, थर्स्ट सेंटर। भयंकर गर्मी लग रही हो बच्चों और आपको कूलर पंखे एसी ना मिले तो आप बेताब हो जाते हैं, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। ये सब
कहां मिलते हैं बेटा जी? हाइपोथैलेमस में। तो एमजे सर बताना चाहते हैं कि हाइपोथैलेमस के फंक्शन बहुत ही बेताब होते हैं। कैसे होते हैं बेटा जी? बेताब होते हैं। हाइपोथैलेमस के जो फंक्शन है वो कैसे होते हैं जी? बेताब होते हैं। याद रखेंगे, बिहेवियर एंड इमोशन, एंडोक्राइन कंट्रोल, थर्मो रेगुलेशन, एएनएस कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। तो बेटा इसी के साथ जो है हमारा डाईएंसेफेलॉन कंप्लीट होता है। फिर से रिवाइज करवाता हूं। एपिथैलेमस फॉर्म्स द रूफ ऑफ डाईएंसेफेलॉन। थैलेमस इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, जबकि हाइपोथैलेमस जो है वो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन करता है। इसके फंक्शन जो है वो बेताब होते हैं। बिहेवियर एंड इमोशन, एंडोक्राइन कंट्रोल, थर्मो रेगुलेशन, एएनएस कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। अब बच्चों फोरब्रेन में तीन चीजें आती हैं, सेरिब्रम, डायएंसेफेलॉन, ऑल्फैक्टरी लोब। सेरिब्रम पूरा हो चुका है, डायएंसेफेलॉन हो चुका है, अब बचा है बेटा जी ऑल्फैक्टरी लोब। ये एनसीईआरटी में इसको सुनने की कोशिश करना। पहले बात बेटा ऑल्फैक्टरी लोब नाम से पता चल रही है स्मेल से रिलेटेड होंगे, ये इसलिए सुनना होगा क्योंकि एनसीईआरटी समरी में लिखा हुआ है द लिम्बिक सिस्टम इज आल्सो एसोसिएटेड विद ऑल्फैक्शन। तो वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान सुनना बेटा। हमारे फोरब्रेन के अंदर ऑल्फैक्टरी लोब मिलते हैं, ध्यान रखना। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब हैं, फोरब्रेन के अंदर जो है ऑल्फैक्टरी लोब हैं। अब समझो हमारे पास बेटा जी दो ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं और ऑल्फैक्टरी लोब जो होते हैं बेटा ये मैचस्टिक की तरह होते हैं। मान लेते हैं इस तरह से, ये रहा एक ऑल्फैक्टरी लोब, बेटा माचिस की तिल्ली की तरह होता है। देखो तो सही, उसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है और एक ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट होती है। व्हाट इज ट्रैक्ट? द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन सीएनएस। ये हमारा एक ऑल्फैक्टरी लोब है बेटा, ये रहा एक और ऑल्फैक्टरी लोब, उसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट होती है। गलती ना हो जाए, ये ऑल्फैक्टरी एरिया नहीं है बच्चों। ऑल्फैक्टरी एरिया तो टेम्पोरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो स्मेल का एनालिसिस करता है, पर वहां तक मैसेज को पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं बेटा जी? ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं। मैं आपको पोजीशन समझाता हूं। जो ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं ना बेटा, वो तो फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एम्बेडेड होते हैं और जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट होती है वो यहां से मैसेज कहां ले जाती है? टेम्पोरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी कि ऑल्फैक्टरी एरिया। तो आप कह सकते हो स्मेल के सिग्नल को रिसीव करता है ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट की मदद से उसको ऑल्फैक्टरी एरिया पहुंचाता है। अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि ऑल्फैक्टरी लोब का फंक्शन होता है स्मेल का एनालिसिस, तो सरासर गलत है बच्चों। स्मेल का एनालिसिस तो कौन करता है? ऑल्फैक्टरी एरिया। ऑल्फैक्टरी लोब का काम क्या है? बस स्मेल के सिग्नल को रिसीव करना और मैसेज आपके ऑल्फैक्टरी एरिया तक पहुंचाना। तो इतना हमें याद होना चाहिए। इसी के साथ बेटा जी फोरब्रेन कंप्लीट होता है। अब हमें शुरू करना है मिड ब्रेन, पर उससे पहले एनसीईआरटी में जो है पेज नंबर 236 पर जहां फोरब्रेन लिखा हुआ है उसके लास्ट में जो 5.5 लाइनें हैं, जबान से निकल गया मतलब निकल गया। जो लेटेस्ट एनसीईआरटी पेज नंबर 236 उसमें फोरब्रेन में लास्ट में जो 5.5 लाइन्स हैं वो किसके बारे में लिखी हुई है बेटा जी? लिम्बिक सिस्टम। तो मैं मिड ब्रेन शुरू करूं उससे पहले मैं लिम्बिक सिस्टम आपको समझाना चाहता हूं। जब तक एक बार आप फोरब्रेन को एनालाइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए। बच्चों हम मिड ब्रेन शुरू करें उससे पहले एनसीईआरटी पेज नंबर 236 पर फोरब्रेन के लास्ट वाले पार्ट में या मिड ब्रेन के ऊपर लगभग वहां पर 5.5 लाइनों में एनसीईआरटी ने एक छोटा सा हेडिंग लिखा है, दैट इज लिम्बिक सिस्टम। आइए वो मैं आपको समझाता हूं।
पर उससे पहले लिम्बिक सिस्टम में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है मैं पढ़कर सुना देता हूं। अगर एनसीईआरटी आपकी नजरों के सामने है, वहां आप चेक कर सकते हैं। एमजे सर अल्फाबेट्स भी चेंज नहीं करते हैं। एक बार जल्दी से आप गो थ्रू हो जाएं। वहां लिखा हुआ है द इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एज इट इज बोल रहा हूं बच्चों, वहां लिखा हुआ है द इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नोन एज लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम, फुल स्टॉप, along with hypothalamus. It is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction. ब्रैकेट में 4 लिखे हुए हैं, excitement, pleasure, rage, fear, फिर लिखा हुआ है motivation. और बच्चों समरी में एनसीईआरटी क्या लिखती है, limbic system also influences our olfaction and autonomic responses. विश्वास रखिए एनसीईआरटी में as it is लिखा हुआ है, तो अब समय आ गया इसको यहां लिखने का। बच्चों मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। एनसीईआरटी में हेडिंग है लिम्बिक सिस्टम। आइए आपके सामने पेश करता हूं, सुनना बच्चों। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसका मतलब पहला सवाल अगर आपसे पूछा जाए लिम्बिक सिस्टम कहां मिलता है, आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर या इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो आंसर जाएगा बेटा इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। पहली बात तो ये। फिर बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर, यानी बेटा सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट पर और वहां पर जो डीपली सिचुएटेड स्ट्रक्चर हैं, एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 डीपली सिचुएटेड स्ट्रक्चर का नाम लिखा है बेटा जी। एक लिखा है एमिगडाला और एक लिखा है हिप्पोकैम्पस। वापस से दोहराता हूं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर सरफेस पर बहुत सारे स्ट्रक्चर डीपली एसोसिएटेड होते हैं, पर एनसीईआरटी ने उनमें से सिर्फ 2 का नाम लिखा है, तो ये 2 हमें पता होना चाहिए। पर वैसे मैं आपको बता देता हूं, हम इस सोच के साथ पढ़ाते हैं कि आप मेडिकल कॉलेज जरूर पहुंचेंगे। तो समझे बेटा, आपको मेडिकल कॉलेज में बताया जाएगा कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर साइड पर और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो डीपली सिचुएटेड होते हैं, जैसे कि बेटा सिंगुलेट गाइरस होता है, डेंटेड गाइरस होता है, पैरा हिप्पोकैम्पल गाइरस होता है, द एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस होता है, मैमिलरी बॉडी होती है, सेप्टल न्यूक्लियाई होता है। पर फिलहाल आपको ध्यान रखना है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर साइड पर कुछ डीपली एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। ये 2 तो आपको याद होने चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं बच्चों, ये दोनों स्ट्रक्चर सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर साइड पर जो है एसोसिएटेड हैं। तो इनर साइड पर कहां होते हैं बेटा, ये टेम्पोरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। बेटा याद करो, टेम्पोरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बाहर तो वाव होता है, वर्निकेज एरिया, ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी एरिया, पर टेम्पोरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इनर साइड पर बेटा डीपली सिचुएटेड स्ट्रक्चर होते हैं। एक आलमंड शेप स्ट्रक्चर होता है एमिगडाला और एक ट्यूनिंग फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है हिप्पोकैम्पस। बेटा एनिमल किंगडम में ऑस्टिकथीस के अंदर एक बोनी फिश आएगी हिप्पोकैम्पस, ये वो हिप्पोकैम्पस नहीं है। अब बस इतना समझें, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर साइड पर बहुत सारे स्ट्रक्चर डीपली एसोसिएटेड होते हैं, जैसे 2 तो याद रखेंगे, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। ये मिलकर बेटा जी एक सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम होता है लिम्बिक सिस्टम। अब बेटा समझो, वैसे इन दोनों के फंक्शन मैं आपको अलग से बताता हूं, सुनना। एमिगडाला जो होता है ना बेटा, ये हमारे अंदर 2 इमोशंस को रेगुलेट करता है, फियर एंड रेज। ये आपको याद होना चाहिए बेटा। मैं फिर दोहराता हूं, जो एनसीईआरटी में है वो हमें ढंग से पढ़ना है, सुनना। एमिगडाला जो है बेटा हमारे अंदर 2 इमोशंस पैदा करता है। जो हमारे अंदर डर पैदा होता है, डर किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। पापा आपको सिगरेट पीते हुए देख लें, उसका डर हो सकता है। नीट में फेल होने का डर हो सकता है, कॉकरोच का डर हो सकता है। डर कैसा भी हो, आपके अंदर जो डर पैदा होता है ये एमिगडाला पैदा करता है। और बेटा जो एक्सट्रीम एंगर हमारे अंदर आता है, रेज, जो एक्सट्रीम गुस्सा हमें कभी कभी आता है, वो किसकी वजह से होता है, एमिगडाला। तो आप ध्यान रखेंगे बेटा, 2 इमोशंस ऐसे हैं, एक डर और एक गुस्सा, ये किसकी वजह से होता है बेटा, एमिगडाला की वजह से। मैं आपको हिप्पोकैम्पस का फंक्शन बता रहा हूं, सुनना बेटा। हिप्पोकैम्पस हमारे अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। वैसे याद करो बेटा, मेमोरी स्टोर कहां होती है, एसोसिएशन एरिया। बेटा जैसे अभी आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं, ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रहा है, पर जब आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो ये आपकी धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं बच्चों, सिलेबस में तो नहीं है पर मेडिकल कॉलेज की बुक्स में लिखा हुआ है, हिप्पोकैम्पस के जो न्यूरॉन्स हैं वो डिवाइड कर सकते हैं। बेटा आपको ध्यान रखना है, न्यूरॉन्स में डिवीजन की पावर नहीं होती क्योंकि उनमें सेंट्रियोल एब्सेंट है, पर लिखा हुआ है वहां पर हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन डिवाइड हो सकते हैं। फिलहाल याद रखेंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कौन कन्वर्ट करता है, हिप्पोकैम्पस। तभी तो कहा जाता है ना बच्चों,
अगर किसी के ब्रेन में हिप्पोकैम्पस अगर इंजर हो जाएगा तो उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बॉलीवुड के अंदर एक सुपरहिट मूवी आई थी गजनी, बेटा आमिर खान की स्टारर एक मूवी आई थी गजनी। आप में से कितनों ने मूवी देखी है? अगर देखिए मुझे जल्दी से एक बार यस सर बताएं आप, तभी तो आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा, वरना मैं एग्जाम्पल से मूव ऑन कर जाऊंगा। बच्चों बॉलीवुड में एक सुपरहिट मूवी आई थी गजनी, जिसमें आपने देखा होगा आमिर खान को जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था। अगर आपने वो मूवी देखी है मुझे जल्दी से यस सर लिखकर आप बताएं, तो मैं वो एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूंगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम बच्चों ने वो पिक्चर देखी है। आपने वो पिक्चर देखी है गजनी, तो बच्चों अगर वो पिक्चर आपने ध्यान से देखी होगी ना, तो उस पिक्चर के फर्स्ट हाफ में जो आमिर खान का डॉक्टर होता है वो आमिर खान की ब्रेन की रिपोर्ट लाइट के सामने रखता है और उनके मैनेजर से कहता है कि देखिए भाई साहब इनके मस्तिष्क का हिप्पोकैम्पल एरिया इंजर हो चुका है। बेटा उस पिक्चर के अंदर भी वर्ड यूज किया गया है हिप्पोकैम्पस, तभी तो आपने देखा होगा उस पिक्चर में जो आमिर खान है वो जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के पेशेंट दिखाए गए हैं, हर जगह पर कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं तो टेस्ट में सवाल पूछ लूंगा बच्चों, मैं तो सवाल पूछ लूंगा कि गजनी के ब्रेन का कौन सा एरिया डैमेज था। आंसर क्या जाएगा जल्दी से मुझे लिखकर बताएं। आपने गजनी देखी है, आप यस सर कह रहे हैं, तो अगर मैं सवाल पूछ लूंगा कि गजनी के ब्रेन का कौन सा एरिया डैमेज था तो आंसर क्या जाएगा जल्दी से मुझे एक बार लिखकर बताएं। आमिर खान को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था। अगर मैं पूछ लूं कि गजनी के ब्रेन का कौन सा एरिया डैमेज था तो आंसर क्या जाएगा मुझे जल्दी से एक बार लिखकर बताएं। कमाल की बात देखिए मैक्सिमम बच्चे लिख रहे हैं हिप्पोकैम्पस। भैया मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहूंगा। मैक्सिमम बच्चों ने इसका जवाब लिखा है हिप्पोकैम्पस। मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं। मैंने पूछा है बच्चों गजनी के ब्रेन का कौन सा एरिया डैमेज था, आंसर जाएगा नन ऑफ दीज। अरे बच्चों गजनी तो गुंडा था, आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो नहीं हो गया है? अरे गजनी गुंडा था, उसको कोई मेमोरी लॉस नहीं था। आमिर खान को मेमोरी लॉस था और वो गजनी नहीं, वो संजय सिंघानिया था। अब वहां कुर्सी पर बैठकर आप मुस्कुरा भले ही रहे हैं, पर ऐसी सिली मिस्टेक जो है आपको नहीं करनी चाहिए। अब आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सारे बच्चे हिप्पोकैम्पस लिख रहे हैं। मैंने सवाल पूछा था गजनी के ब्रेन का कौन सा एरिया डैमेज था, तो आंसर जाएगा बच्चों नन ऑफ दिस। तो खैर आप याद रखेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर साइड पर बहुत सारे स्ट्रक्चर डीपली एसोसिएटेड होते हैं, जैसे एमिगडाला हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया, जैसे मैमिलरी बॉडी। बेटा मैमिलरी बॉडी जो है वो ऑल्फैक्शन से रिलेटेड होती है, जैसे ऑल्फैक्टरी बल्ब ये ऑल्फैक्शन रिलेटेड है, और ऐसे और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। तो आपने देखा बेटा लिम्बिक सिस्टम में ऑल्फैक्टरी बल्ब भी आएंगे, तो लिम्बिक सिस्टम कहीं ना कहीं ऑल्फैक्शन को रेगुलेट करेगा। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है बच्चों? एनसीईआरटी लिखती है अलोंग विद हाइपोथैलेमस। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एनसीईआरटी ने कहा है अलोंग विद द हाइपोथैलेमस, तो इसे पता हो जाना चाहिए कि हाइपोथैलेमस को लिम्बिक सिस्टम का पार्ट नहीं मानना है। बेटा एनसीईआरटी ने लिखा है ना अलोंग विद द हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर, यानी हाइपोथैलेमस को लिम्बिक सिस्टम का पार्ट कंसीडर नहीं करना है। अब समझो बच्चों एनसीईआरटी क्या लिखती है, अलोंग विद द हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम क्या करवाता है, वो ये सारी चीजें करवाता है। और आपको मैं बता चुका हूं हाइपोथैलेमस एएनएस को कंट्रोल करता है, इसीलिए कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम मिलकर ये हमारे ऑल्फैक्शन को रेगुलेट करते हैं और ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्सेज। बेटा ये दो बातें जो हैं ये समरी में लिखी हुई हैं, तो ये बातें समरी में लिखी हुई हैं, इनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब मेन पेज नंबर 236 पर एनसीईआरटी क्या लिखती है वो आपको याद होना चाहिए। एनसीईआरटी लिखती है अलोंग विद द हाइपोथैलेमस limbic system is responsible for the regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction like pleasure, fear, excitement, rage and motivation। बेटा समझना, अगर आपसे कहा जाए ये फंक्शन किसके हैं तो बेस्ट आंसर होगा along with hypothalamus limbic system। पर अगर ये भी आ जाए क्या ये लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन हैं तो सही मानना है, पर अगर ये आ जाए कि ये हाइपोथैलेमस के फंक्शन हैं तो नहीं बच्चों, हाइपोथैलेमस के फंक्शन तो बेताब हैं। आप ध्यान रखिएगा, दो एनसीईआरटी ने समरी में लिखे,
और बाकी के ये जो फंक्शन बेटा ये जो है पेज नंबर 236 पर लिखे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ये हाइपोथैलेमस अलोंग विद लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन है, या फिर इंडिविजुअली इनको हम लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। अब बेटा जी कम से कम ये ऊपर वाले आपको याद होने चाहिए। मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि बेटा हाइपोथैलेमस हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। याद करो, बिहेवियर एंड इमोशन, उसमें एक सेक्सुअल बिहेवियर होता है और हमारा नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर क्या है बच्चों? एंडोक्राइन में आपके सामने एक वर्ड आएगा बच्चों, लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है नॉर्मल सेक्सुअल डिजायर, एक नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर। और नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर क्या कहता है? ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन। बेटा मेल जो है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं, फीमेल जो है वो मेल की तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं। और बेटा ये हाइपोथैलेमस अलोंग विद लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन है। थोड़ा सा अगर मैं आपको एंडोक्राइन समझाऊं, हमारा जो सेक्सुअल बिहेवियर है बेटा वो सेक्स हार्मोन पर डिपेंड करता है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये निकलते हैं बेटा गोनेट से। गोनेट से इनको निकालने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं गोनेडोट्रोपिन्स, एफएसएच और एलएच, और उनको वहां से निकालने के लिए हाइपोथैलेमस से आता है बेटा जी जीएनआरएच। तो आपने देखा हाइपोथैलेमस जीएनआरएच बनाता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच एलएच बनाता है, तो हमारे गोनेट्स टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनाते हैं, और इन्हीं पर तो आपका सेक्सुअल बिहेवियर डिपेंड करता है। तभी तो एनसीईआरटी लिखती है लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद हाइपोथैलेमस, ये हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। फिर एनसीईआरटी ने ये लिखा है बेटा, लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर, मैं फिर दोहराता हूं, पढ़ना ज्यादा नहीं है, समझना ज्यादा है। एनसीईआरटी क्या लिखती है? लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर हमारे इमोशनल रिएक्शंस को एक्सप्रेस करवाता है। बेटा इमोशंस का होना एक अलग बात है, इमोशंस का होना अलग बात है, और उनको एक्सप्रेस करना एक अलग बात है। जैसे एनसीईआरटी ने 4 इमोशन लिखे हैं, प्लेजर यानी खुशी, फियर यानी कि डर, एक्साइटमेंट यानी कि उत्तेजना, और रेज यानी कि गुस्सा। तो बेटा समझो ये 4 इमोशन जो चेहरे पर एक्सप्रेस होते हैं, ये एक्सप्रेस कौन करवाता है बच्चों? लिम्बिक सिस्टम। जैसे याद करो, गुस्सा पैदा कौन करता है? एमिगडाला। जैसे डर पैदा कौन करता है? एमिगडाला। एक मां अपने बच्चे के लिए प्यार महसूस करती है, हाइपोथैलेमस, ऑक्सीटोसिन। पर इन इमोशंस को एक्सप्रेस कौन करवाता है? लिम्बिक सिस्टम। बेटा चेहरा देखकर बता सकते हैं, और यार इसका नीट का एग्जाम बहुत अच्छा गया दिखता है, बड़ा खुश खुश लग रहा है, अरे यार ये तो बहुत ही डरा हुआ लग रहा है, लगता है पापा ने इसकी चोरी पकड़ ली है, और यार नहीं 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 बहुत ही गुस्से में लग रहा है, इसके पास नहीं जाना चाहिए, आज तो ये हमारी पिटाई कर देगा। तो आपने देखा ये सारे एक्सप्रेशन जो हैं, ये सारे इमोशंस जो आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ये किसकी वजह से? बेटा लिम्बिक सिस्टम। एक और चीज याद रखना, मोटिवेशन। बेटा एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बच्चा मेडिकल कॉलेज में आपको समझाएंगे कि लिम्बिक सिस्टम हमारे अंदर मोटिवेशन भी पैदा करता है। जैसे कि एक मोटिवेशन होता है बेटा रिवार्ड बेस्ड मोटिवेशन। पढ़ना एक पेज है, पर एम्स दिल्ली के हिसाब से पढ़ना। सुनना बेटा, एक हमारे अंदर मोटिवेशन जो आता है वो होता है बेटा रिवार्ड बेस्ड मोटिवेशन। इसका मतलब ये हुआ पुरस्कार की चाहत में हम मोटिवेशन महसूस करते हैं। जैसे कि हर दिन आप जो है ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए सिंसियरिटी के साथ बैठ जाते हैं, हम तो ये मानकर चल रहे हैं हर दिन आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत सारी खुशियों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। बेटा इतना मोटिवेशन आप ला पा रहे हैं, ये इतना मोटिवेशन कौन पैदा करता है? लिम्बिक सिस्टम। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बदले में आपको एक रिवार्ड नजर आता है, मेडिकल कॉलेज। तो आपने देखा बेटा रिवार्ड की चाहत में, पुरस्कार की चाहत में, ये जो आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होता है, ये कौन पैदा करता है? बेटा लिम्बिक सिस्टम। तो बस याद रखेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट पर बहुत डीपली एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे एमिगडाला हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया, ये मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। और लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद हाइपोथैलेमस ये सभी फंक्शंस कंट्रोल करता है। ये दो तो बेटा समरी में लिखे हुए हैं, कम से कम आगे वाले आपको याद होने चाहिए, मेन एग्जाम का क्वेश्चन होना चाहिए, एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। हमारा मकसद है मुस्कुराहट के साथ आपको मां तक पहुंचाएं। तो बच्चों मुस्कुराहट जरूरी है, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। मकसद कोई छिचोरापन नहीं है बच्चों, मकसद जो है वो मां तक जाना है, तो बहुत मेहनत करेंगे। मकसद क्या है इस कहानी का? इस कहानी का शीर्षक है बेटा जी फंक्शंस ऑफ लिंग्विस्टिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फिर दोहराता हूं, एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं ताकि आपको एनसीईआरटी कम से कम याद हो जाए, पर ध्यान रखिएगा इस कहानी का शीर्षक क्या है? फंक्शंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। 2 मिनट का टॉपिक आपको याद हो जाएगा, समझना बेटा। एक लड़का था दीवाना सा,
एक लड़की पे वो मरता था। मैं उम्मीद करता हूं जेनेटिक्स के ये सिंबल आपको समझ में आ रहे होंगे। मकसद है एनसीईआरटी आपको याद हो जानी चाहिए। समझो बेटा, एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की पे वो मरता था, यानी कि नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर। बेटा लड़का जो है वो लड़की पे मर रहा है, यही तो उसका नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर है। कम से कम एनसीईआरटी आपको याद हो जानी चाहिए। मकसद कोई छिछोरापन नहीं है बच्चों। मैं फिर दोहराता हूं, 720 की तैयारी चल रही है, एनसीईआरटी जबान पर होनी चाहिए। तो इस कहानी का टाइटल क्या है? द फंक्शंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो कहानी जल्दी सुनते हैं। एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की पे वो मरता था, यानी कि नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर। नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरता था। मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूं, मैं आपको एमजे स्टार हूं, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, समझें। एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की पे वो मरता था, नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर। नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरता था। जब भी लड़की को देखा करता था खुश हुआ करता था। प्लेजर, एनसीईआरटी याद होनी चाहिए। कुछ कहना था शायद उसको। जाने किससे डरता था? डर यानी कि फियर। बच्चों मुस्कुराहट तो आ रही है, पर उसको सिलेक्शन वाली मुस्कुराहट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सुने, एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की पे वो मरता था, नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर। नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरता था। जब भी लड़की को देखा करता था खुश होता था। प्लेजर, कुछ कहना था शायद उसको। जाने किससे डरता था? फियर। और एक चीज समझे बच्चों, अगर लड़का किसी लड़की से कुछ कहने से डर रहा है, या फिर लड़की किसी लड़के से कुछ कहने से डर रही है, तो अच्छी बात है ना बच्चों। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आराम से पढ़ाई होगी, मां तक जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। पर यहीं पर एंट्री होती है दोस्तों की। मैं आपको बता दूं बच्चों, दोस्त एक ऐसी प्रजाति है जो खुद नहीं पढ़ती है, अपने दोस्त को नहीं पढ़ने देती है। तो वो यहां पर उस डरते हुए दोस्त को मोटिवेट करने आते हैं। क्या करते हैं बेटा? मोटिवेशन, भयंकर मोटिवेट करते हैं। भाई तू डर क्यों रहा है? तो दिल खोलकर जो है भाभी को प्रपोज कर। बोलने का तरीका देखिए, भयंकर तरीके से मोटिवेट कर देते हैं। लड़का मोटिवेट हो जाता है, दिल की बात सुना देता है, और कमाल की बात देखिए, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। तो अब उस जीवन में जो बेरंग जीवन चल रहा था उसमें रोमांच आ जाता है, एक्साइटमेंट। पर मैं आपको सच बता रहा हूं बच्चों, उस लड़के के प्यार को किसी की नजर लग गई है। वो लड़की जो है बेवफा निकली है। लड़कियों को गलत नहीं लेना है, कहानी में आप किरदार बदल सकते हैं। हाँ बच्चों, लड़की बेवफा निकली, और जैसे ये बात लड़के को पता चली वो तो आग बबूला हो गया। भयंकर गुस्सा आया है, रेज हो गया है। समझो, उसने रिश्ता तोड़ दिया, कहानी खत्म। फालतू में एक्स्ट्रा क्यों घसीटेंगे? जब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल खत्म तो कहानी खत्म। तो याद रखेंगे, एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की पे वो मरता था, नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर। लड़की को देखता था खुश होता था, प्लेजर। कुछ कहना था उसको, पर डरता था, फियर। दोस्तों ने मोटिवेट कर दिया, प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, तो जीवन में एक्साइटमेंट आ गया। लास्ट में बेवफाई फिगर से गुस्सा आ चुका है और रिश्ता टूट गया है। कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो बच्चों इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा फोर ब्रेन। अब हमें पढ़ना है मिड ब्रेन, फिर हम पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन। तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, एनसीईआरटी से एक बार आप फोर ब्रेन को रिवाइज कर लीजिए। बच्चियों के कमेंट आ रहे हैं, सर स्टोरी को चेंज कर दीजिए। बच्चों आप खुद चेंज कर सकते हैं ना, आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। कि एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, हो सकता है। मकसद कहानी नहीं है, मकसद मां है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। अभी बच्चों फोर ब्रेन कंप्लीट हुआ है, अब हमें मिड ब्रेन पढ़ना है और हमें हाइंड ब्रेन पढ़ना है। तो अब मैं आपके सामने पेश करता हूं मिड ब्रेन। ध्यान सुनना, पहले आप मिड ब्रेन की पोजीशन समझें। मिड ब्रेन इज ए स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में होता है। बेटा अगर मिड ब्रेन की पोजीशन देखी जाए, यह हमारे मस्तिष्क का एक बहुत ही छोटा सिकुड़ा हुआ भाग होता है, जो कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में होता है। पर अगर एग्जैक्ट चीज बताऊं बच्चों, एग्जैक्ट चीज बताऊं, फोर ब्रेन में भी थैलेमस हाइपोथैलेमस के तो नीचे, और हाइंड ब्रेन में पॉन्स के ऊपर होता है। दैट्स इट। तो अगर आप जो है मिड ब्रेन की पोजीशन कही जाए, वापस बोल रहा हूं, मिड ब्रेन इज ए स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, ऐसा कुछ। दैट्स इट। अब याद करो बच्चों, मिड ब्रेन में दो चीजें होती है, क्रूरा सेरिब्राई एंड ऑप्टिक लोब्स। तो डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, मिड ब्रेन के एंटीरियर साइड पर, मिड ब्रेन के, समझो ये मेरा ब्रेन है बेटा, तो ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो मिड ब्रेन के एंटीरियर साइड पर दो लॉन्गिट्यूडनल माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बंडल होते हैं। आपको साइड से दोनों नहीं दिखेंगे,
बेटा आप जो है सेजाइटल सेक्शन देख रहे हो, ऐसे दो नर्व फाइबर हैं तो आपको कोई एक नर्व फाइबर दिखेगा, पर यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, मिड ब्रेन के एंटीरियर साइड पर दो लॉन्गिट्यूडनल माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बंडल होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है बेटा क्रूरा सेरिब्राई या इनको क्रस सेरिब्राई या फिर सेरिब्रल पेडंकल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एनसीईआरटी की बात नहीं है। अब जो दो बात बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा बेटा। मिड ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच आप देख पा रहे हैं एक कैनाल गुजरती है बेटा, उस कैनाल को कहा जाता है सेरिब्रल एक्विडक्ट या फिर उसको एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस कहा जाता है। ये याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों। मिड ब्रेन के बिल्कुल सेंटर से एक कैनाल गुजरती है जिसको सेरिब्रल एक्विडक्ट कहा जाता है। मैं आपको उसका फंक्शन लगे हाथ बताता हूं। तो यहां से सीएसएफ का सर्कुलेशन होता है जो सिलेबस में नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा आप ध्यान से देखिए, मिड ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट पर एनसीईआरटी जो है डोर्सल वर्ड लिखती है। बेटा आप ध्यान से देखिए, मिड ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पर यहां पर चार सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें कहा जाता है ऑप्टिक लोब्स। कंफ्यूज ना हो जाएं, फोरब्रेन के अंदर जो है ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, जबकि मिड ब्रेन, याद करो बेटा, दो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, पर मिड ब्रेन के पोस्टीरियर सरफेस पर या डोर्सल साइड पर चार ऑप्टिक लोब्स होते हैं, दैट्स इट। और बेटा चार ऑप्टिक लोब्स को मिलाकर कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्री का मतलब चार, कॉर्पोरा मतलब बॉडी। और ध्यान रखिएगा, प्रेजेंस ऑफ फोर ऑप्टिक लोब्स, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन मिड ब्रेन, दैट्स इट। बेटा चार ऑप्टिक लोब्स सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन मिड ब्रेन में पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं बेटा, जैसे फ्रॉग है एम्फीबियन, उसके मिड ब्रेन में हमें दो ही ऑप्टिक लोब्स मिलते हैं, उसे कॉर्पोरा बाइजेमिना कहा जाता है। तो काउंट करते जाइए, एक तो कॉर्पस कैलोसम सिर्फ मैमिलियन ब्रेन के अंदर, एक एरेक्नोइड मेम्ब्रेन सिर्फ मैमिलियन ब्रेन के चारों तरफ, एक मैमिलरी बॉडी सिर्फ मैमिलियन ब्रेन में, और चार ऑप्टिक लोब्स का मिलना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमिलियन मिड ब्रेन, ऐसा कुछ। अब हम बात करेंगे बच्चों फंक्शंस के बारे में। मैं आपको सेरिब्रल एक्विडक्ट का फंक्शन बता चुका हूं, यहां से सीएसएफ का सर्कुलेशन होगा। बेटा क्रूरा सेरिब्रा का फंक्शन समझिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रूरा सेरिब्राई कहीं ना कहीं हमारी वॉलेंट्री मसल्स को रेगुलेट करती है। अब जैसे मैंने स्टेटमेंट कहा, एक डाउट आना चाहिए, याद कीजिए, वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल कौन करता है? हमारा प्राइमरी मोटर एरिया। बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, प्राइमरी मोटर एरिया सभी वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है, पर उसके जो सिग्नल है बेटा वो थैलेमस से होते हुए, क्रूरा सेरिब्राई से होते हुए आपकी वॉलेंट्री मसल्स में ट्रांसफर होते हैं, दैट्स इट। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि क्रूरा सेरिब्राई जो है, प्राइमरी मोटर एरिया के जो सिग्नल्स आते हैं वो क्रूरा सेरिब्राई से होते हुए आपके वॉलेंट्री मसल्स तक पहुंचते हैं। यानी वॉलेंट्री मसल को कंट्रोल तो कौन कर रहा है? प्राइमरी मोटर एरिया प्रेजेंट इन द फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स। पर अगर आपने क्रूरा सेरिब्राई को काट दिया तो उसके जो सिग्नल हैं वो वॉलेंट्री मसल तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैंने कहा है कि क्रूरा सेरिब्राई हमारी वॉलेंट्री मसल्स को रेगुलेट करता है, दैट्स इट। बाकी बेटा अगर मैं आपको बताऊं, ऑप्टिक लोब्स आप देख पा रहे हैं, वन पेयर तो सुपीरियर है, वन पेयर इंफीरियर। ये बात मॉड्यूल में लिखी हुई है कि जो ऊपर वाले ना बेटा सुपीरियर ऑप्टिक लोब्स, ये आपके प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे रोशनी तेज होती है प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और रोशनी ज्यादा होती है, रोशनी तेज होती है प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, और रोशनी कम होती है तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है। ये बेटा हमारा प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स है, कंट्रोल्ड बाय सुपीरियर ऑप्टिक लोब्स। और जो इंफीरियर ऑप्टिक लोब्स बेटा ये साउंड रिफ्लेक्स को कंट्रोल करते हैं। कई बार जो है हम तेज आवाज की वजह से अचानक से चौंक जाते हैं, ये जो आपके साउंड रिफ्लेक्स हैं ये कौन कंट्रोल करते हैं? इंफीरियर टू ऑप्टिक लोब्स, दैट्स इट। पर हमें ये ध्यान नहीं रखना है, हमें क्या याद रखना है? एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, एम्स 2015 का सवाल था, वो स्टेटमेंट क्या है बेटा? मिड ब्रेन की बात कर रहा हूं, मिड ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स। आपको एनसीईआरटी याद होनी चाहिए बेटा। मिड ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन याद होनी चाहिए बेटा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मिड ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। बेटा विजुअल को आप जो है सुपीरियर ऑप्टिक लोब से रिलेट कर सकते हो, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। ऑडिटरी को आप जो है इंफीरियर ऑप्टिक लोब से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और टैक्टाइल का मतलब होता है टच। जैसे समझो यहां अगर वॉलेंट्री मसल पर टच किया तो ये सिग्नल जो है हमारे सोमेस्थेटिक एरिया तक क्रूरा सेरिब्राई से होते हुए जाएगा। तो अब याद रखेंगे एनसीईआरटी लाइन, द मिड ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। एम्स 2015 का सवाल। दिस इज द एंड ऑफ मिड ब्रेन। थोड़ा एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। एक बच्चा लिख रहा है कि सर आप न्यूरो सेक्रेटरी सेल भूल गए हैं। भूला नहीं हूं बच्चों, वो हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। मैं बोल चुका हूं हाइपोथैलेमस
दो टाइप के हार्मोन बनाता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। किसको कंट्रोल करने के लिए? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और हाइपोथैलेमस हार्मोन बनाता है, मतलब न्यूरॉन हार्मोन बनाते हैं। न्यूरॉन क्या है? सेल है। तो हाइपोथैलेमस की न्यूरॉन जो कि सेल हैं वो सिक्रीशन करने लग जाते हैं हॉर्मोन्स के, उन्हीं को कहा जाता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल। बच्चों मिड ब्रेन हो चुका है, अब हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन के बारे में। थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कर लीजिए। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। आप ध्यान सुने, हाइंड ब्रेन में तीन चीजें आती हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। पहले तो मैं आपको एक शब्द बताता हूं बच्चों, एनसीईआरटी का, वो है ब्रेन स्टेम। इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चों, ब्रेन स्टेम। स्टेम का मतलब होता है तना, और पेड़ का जो तना होता है बिल्कुल सीधा होता है। तो आप ध्यान से देखिए, ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर हैं जो एक स्ट्रेट एक्सिस पर लाई करते हैं। जैसे कौन कौन से बेटा? ध्यान से देखिएगा, मिड ब्रेन है, पॉन्स है और मेडुला ऑब्लोंगेटा। वो हमें पता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे चलकर स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होती है। बेटा सेरिबेलम पीछे की तरफ रह गया है। और आप ध्यान से देखेंगे, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं बेटा? ब्रेन स्टेम। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है, उसमें गलत लिखा हुआ है बच्चों। पुरानी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? द मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन कंस्टिट्यूट्स ब्रेन स्टेम। गलत है बेटा जी। अरे ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन तो है, पर पूरा हाइंड ब्रेन थोड़ी ना है, सिर्फ पॉन्स और मेडुला है। सेरिबेलम जो है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। तो अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी उसमें गलत लिखा हुआ बच्चों, उसमें ये लिखा हुआ है मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन कंस्टिट्यूट्स द ब्रेन स्टेम, सरासर गलत है। नई एनसीईआरटी में सही हो चुका है। नई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, दैट इज मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला कंस्टिट्यूट्स ब्रेन स्टेम। ये पता होना चाहिए। अब हमें तीन स्ट्रक्चर पढ़ने बच्चों, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं पॉन्स। अगर हम पॉन्स की पोजीशन की बात करें, आप देख पा रहे हैं मिड ब्रेन के तो नीचे और हाइंड ब्रेन की मेडुला के ऊपर। दैट्स इट। एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे पॉन्स कहा जाता है। खत्म बच्चों। पॉन्स की पोजीशन सामने आ गई आपको, मिड ब्रेन के नीचे और मेडुला के ऊपर। दैट्स इट। अब अगर हम पॉन्स के फंक्शन की बात करें, एक फंक्शन जो बेटा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में आता है, वो नीट का क्वेश्चन भी था, वो फिलहाल बस बोल देता हूं। पॉन्स में पाया जाता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर। नीट का क्वेश्चन बस यही था बच्चों, न्यूमोटेक्सिक सेंटर कहां मिलता है? आंसर था पॉन्स। इसके बारे में हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में डिस्कस करेंगे, जिसको स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन कहा जाता है। वो आपकी रेस्पिरेशन की रिदम को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। फिलहाल नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान सुना बच्चों। बेटा जो पॉन्स वर्ड होता है ना, पॉन्स, पॉन्स वर्ड का मतलब ही होता है ब्रिज। बेटा पॉन्स शब्द का मतलब होता है ब्रिज, यानी सेतु, और ब्रिज का काम होता है चीजों को जोड़ना। तो पॉन्स क्या करता है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स विच कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। जैसे मैं आपको समझाता हूं बेटा, पॉन्स से दो टाइप के नर्व फाइबर्स निकलते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर और एक होते हैं बेटा ट्रांसवर्स नर्व फाइबर। तो आप देख पा रहे हैं ट्रांसवर्स नर्व फाइबर तो पॉन्स और सेरिबेलम को जोड़ता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर बेटा मेडुला से होते हुए, पॉन्स से होते हुए, मिड ब्रेन से होते हुए, थैलेमस से होते हुए सेरिब्रम को जोड़ता है। दैट्स इट। तो एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों कि पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स व्हिच इंटरकनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। दिस इज द एंड ऑफ पॉन्स। अब बच्चों दो स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। पहले बात करते हैं सेरिबेलम के बारे में। ध्यान सुनना बेटा, अगर आप इस मॉडल में देखो, अगर आप इस मॉडल में देख पा रहे होंगे, मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं बच्चों, तो ये जो आपको पीछे दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बेटा, ये क्या है? ये सेरिबेलम है। क्या है बेटा? ये सेरिबेलम है। सेरिबेलम में दो बड़े बड़े लोब हैं। आपको यहां पर एक लोब दिख रहा है, रीजन क्योंकि आप तो डायग्राम ऐसे देख रहे हो ना बच्चों। एक काम करते हैं, सेरिबेलम को मैं पिक कर लेता हूं, प्लीज समझना। ये रहा बच्चों सेरिबेलम। अगर इसको ऐसे दिखाऊं, यहां पर ऐसे है, इसको मैंने ऐसे निकाला तो दो बड़े बड़े लोब हैं, पर आप तो साइड से देख रहे हो बेटा ऐसे, तो आपको एक बड़ा सा लोब जो है यहां दिख रहा है, तो ये व्यू अलग है। अब जरा सा सेरिबेलम के बारे में डिस्कस करते हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। सेरिबेलम के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। पहले मैं सेरिबेलम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूं, इसको ध्यान सुनिएगा। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, जो सेरिबेलम है उसमें भी दो बड़े बड़े लोब हैं, एक ये रहा और एक ये रहा।
बेटा सेरिबेलम में भी दो बड़े बड़े लोब हैं, इन्हें लेटरल लोब्स कहा जाता है या फिर इनको सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ये एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं है, समझने की कोशिश करना। बेटा समझो, सेरिबेलम में इस तरह से दो बड़े बड़े लोब होते हैं, इन्हें कहा जा सकता है सेरिबेलर हेमिस्फीयर। जैसे सेरिब्रम में सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिबेलम के अंदर होगा सेरिबेलर हेमिस्फीयर। सेम टू सेम बच्चों, पर डिफरेंस ये है, यहां पर एक और छोटा सा लोब होता है जो बीच में कॉमन होता है, इसे वर्मिस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो सुनना, ये एनसीईआरटी में नहीं है। जिस तरह से सेरिब्रम का आउटर मोस्ट पार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना बच्चों, उसी तरह से सेरिबेलम का जो आउटर मोस्ट पार्ट है ये क्या कहलाएगा, सेरिबेलर कॉर्टेक्स। और याद कीजिए सेम अरेंजमेंट है बेटा, जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर है, सेरिबेलर कॉर्टेक्स भी क्या होता है, ग्रे मैटर होता है। और ग्रे मैटर का मतलब क्या है, सेल बॉडीज यहां पर हाईली कंसंट्रेटेड होती हैं। तो मैं कुछ इस तरह से बना देता हूं बेटा, ये सेरिबेलम का कॉर्टेक्स है, इसको सेरिबेलर कॉर्टेक्स कहेंगे ना। तो जो सेरिबेलर कॉर्टेक्स है ये भी बच्चों ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर मतलब ग्रे कलर का है। ग्रे कलर का क्यों है, क्योंकि यहां पर भी सेल बॉडीज जो है वो भारी मात्रा में होती हैं। जब मैं कह रहा हूं भारी मात्रा में, इसका मतलब यहां पर न्यूरॉन्स भी भारी मात्रा में होते हैं। बेटा समझें, हमारे मैक्सिमम जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के वो सेरिब्रम में होते हैं। सेरिब्रम के बाद जो सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन में सेरिबेलम में होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सेरिबेलम का सरफेस भी हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है। बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है घुमावदार। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, सेरिबेलम का सरफेस भी बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड होता है टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है। बेटा समझें, जिस तरह से सेरिब्रम में फोल्ड्स होते हैं ना बेटा, सेरिबेलर कॉर्टेक्स में भी ऐसे फोल्ड्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं ना, एनसीईआरटी कहती है सेरिबेलम का सरफेस भी बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड होता है जो एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है फॉर एडिशनल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। ये पता होना चाहिए। अब एक पॉइंट बता रहा हूं बच्चों, जिस तरह से सेरिब्रम ग्रे मैटर बाहर से अंदर व्हाइट मैटर, बेटा सेरिबेलम में भी अरेंजमेंट सेम होता है। ये बाहर ग्रे मैटर और अंदर व्हाइट मैटर है। मान लो अंदर व्हाइट मैटर, बस फर्क इतना है जो अंदर का व्हाइट मैटर है, ध्यान से देखो, वो ग्रे में प्रोजेक्ट हो गया। बेटा जो व्हाइट मैटर है देखो वो ग्रे में प्रोजेक्ट हो रहा है कुछ इस तरह से। व्हाइट मैटर जो है बेटा जी वो ग्रे में प्रोजेक्ट हो रहा है। तो ये जो व्हाइट मैटर ग्रे में प्रोजेक्ट हुआ, इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ट्री की ब्रांचेस हैं। तो बेटा इन्हें कहा जाता है आर्बर विटे। क्या कहते हैं, आर्बर विटे। विटे का मतलब होता है लाइफ, आर्बर का मतलब होता है ट्री। जो रात में एक्टिव होते हैं नॉक्टर्नल, जो पेड़ पर रहते हैं उन्हें आर्बोरियल कहते हैं। तो बेटा आर्बर विटे को कहा जाता है ट्री ऑफ लाइफ। एनसीईआरटी का नहीं है, पर अगर बाई चांस अगर आ जाता है कि आर्बर विटे क्या है, तो सेरिबेलम का व्हाइट मैटर प्रोजेक्टेड इनटू द ग्रे मैटर। अगर ये आ जाता है आर्बर विटे जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेन के किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, तो आंसर जाएगा सेरिबेलम। दैट्स इट। कम से कम एनसीईआरटी याद रखेंगे, सेरिबेलम का जो सरफेस है वो भी बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड होता है टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर एडिशनल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। अब हम बात करेंगे बच्चों सेरिबेलम के फंक्शन के बारे में। बेटा इसको ध्यान से सुनिएगा, दो शब्द हैं, एक है सेरिब्रम और एक होता है सेरिबेलम। दोनों मिलते जुलते हैं, तो यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा करवाते हैं। एक एक शब्द समझाऊंगा, ध्यान सुनिए बेटा। दो शब्द हैं, एक सेरिब्रम और सेरिबेलम। ध्यान सुनना, दोनों का जो रिलेशन है बेटा जी वो वॉलेंट्री मसल से या फिर कह दो वॉलेंट्री मूवमेंट से है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इनवॉलेंट्री की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों। चाहे वो सेरिब्रम हो वॉलेंट्री मूवमेंट से संबंधित है, चाहे वो सेरिबेलम हो इनवॉलेंट्री से। पर डिफरेंस क्या है, एक्सप्लेनेशन मेडिकल कॉलेज का है। ध्यान सुना बेटा, ऑल द वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम बट दे आर कोऑर्डिनेटेड बाय सेरिबेलम। समझ में आना चाहिए बेटा, कोई भी वॉलेंट्री मूवमेंट करते हैं उसको कंट्रोल तो कौन करता है, सेरिब्रम। याद करो ना, प्राइमरी मोटर एरिया यही सिग्नल भेजेगा, तभी तो आप कोई वॉलेंट्री मूवमेंट कर पाओगे। पर अगर आप किसी वॉलेंट्री मूवमेंट को कोऑर्डिनेटेड करना चाहते हो, यानी फाइन करना चाहते हो, स्किलफुल करना चाहते हो, तो कौन करवाएगा, सेरिबेलम। मैं आपको समझाता हूं, समझना बेटा। एक चीज समझते हैं पहले, सेरिबेलम कहां से, जैसे समझते हैं, मान लेते हैं ये जो है स्टाइलस जो पेन है यहां रखा हुआ है। मान लो मैं इसको उठाना चाहता हूं बच्चों, यानी वॉलेंट्री एक्टिविटी। इसको उठाने के लिए मुझे अपने हाथ को मूव करना पड़ेगा। पर समझो हाथ मूव हो रहा है, मतलब सेरिब्रम तो काम कर रहा है,
पर मान लो हाथ मूव हुआ और साइड में चला गया, यानी वॉलेंटरी मूवमेंट हुआ तो सही पर ये कोऑर्डिनेटेड नहीं हुआ है। तो समझना, अगर वॉलेंटरी मूवमेंट करना है बस तो सेरिब्रम, पर अगर फाइन करना है, स्किलफुल करना है, कोऑर्डिनेटेड करना है तो सेरिबेलम भी होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं बच्चों, पहले तो एक चीज समझें, कोई भी वॉलेंटरी मूवमेंट आप करोगे वो जॉइंट से होगा बेटा, बिना जॉइंट के आप मूवमेंट नहीं कर सकते। तो जब भी आप कोई वॉलेंटरी मूवमेंट करोगे, आपके जॉइंट्स पर, आपके मसल्स में, आपके लिगामेंट्स पर, आपके टेंडन पर, वहां पर पाए जाते हैं बेटा जी प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। हमें समझना होगा बेटा, समझो, वापस बोल रहा हूं, कोई भी वॉलेंटरी मूवमेंट आप करोगे तो बिना जॉइंट के तो नहीं हो सकता, यानी मसल्स काम आएंगी, टेंडन्स काम आएंगे, लिगामेंट्स काम आएंगे। तो जब भी आप कोई वॉलेंटरी मूवमेंट करोगे, करवाएगा सेरिब्रम, पर उसकी वजह से इन सभी जगहों पर जो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स है वहां पर वाइब्रेशन में चेंजेस होंगे, वहां प्रेशर में चेंजेस होंगे, तो उसका सिग्नल लगातार किसके पास जाता है? सेरिबेलम के पास। यानी ये समझा रहा हूं बच्चों, ऑल द वॉलेंटरी मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, पर हर वॉलेंटरी मूवमेंट की वजह से जब भी वाइब्रेशन चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, तो उसकी जानकारी लगातार किसके पास जाती है? सेरिबेलम। यानी बेटा सेरिबेलम सिग्नल रिसीव करता है थ्रू आवर प्रोप्रियोरिसेप्टर या फिर हमारे इंटरनल ईयर की सेमी सर्कुलर कैनाल से। यानी समझो, वॉलेंटरी मूवमेंट करवाता कौन है? सेरिब्रम, पर हर वॉलेंटरी मूवमेंट की जानकारी किसके पास जाती है? सेरिबेलम। तो समझो बच्चों, अगर उस वॉलेंटरी मूवमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी है, मेडिकल कॉलेज के बुक्स का वर्ड है, अगर उस वॉलेंटरी मूवमेंट में कोई गड़बड़ी है तो सेरिबेलम को पता चल जाएगा। वो थैलेमस से होता हुआ, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, वो थैलेमस से होता हुआ मोटर सिग्नल वापस सेरिब्रम को भेजेगा और कहेगा कि भैया आप जो मूवमेंट करवा रहे हो उनमें गड़बड़ी है, उनको रेक्टिफाई करवाइए। समझाता हूं, जैसे कि मान लेते मुझे इस स्टाइलस को उठाना था, हाथ हिल रहा है बच्चों, हाथ हिल रहा है मतलब सेरिब्रम तो काम कर रहा है, पर इसकी इंफॉर्मेशन सेरिबेलम के पास जा रही है, तो उसको पता चल जाएगा कि मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड नहीं हो रहा है। वो फिर से सेरिब्रम को मैसेज भेजेगा, प्राइमरी मोटर एरिया को मैसेज भेजेगा और वो इस वॉलेंटरी मूवमेंट को सही करवा देगा। तो आपने देखा, ऑल द वॉलेंटरी मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम बट दे आर कोऑर्डिनेटेड बाय सेरिबेलम। और मुझे बस इतना बता दीजिए, अगर आपको अपनी बॉडी को बैलेंस रखना है, पोस्चर को मेंटेन करना है, तो सिर्फ वॉलेंटरी मूवमेंट होना चाहिए या फिर कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए? तो आपका जवाब होगा बेटा सिर्फ सेरिब्रम काम करेगा तो आप चल सकोगे, पर अगर आपको बैलेंस में चलना है तो आपका मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है बॉडी बैलेंस के लिए, बॉडी बैलेंस के लिए या फिर बॉडी के पोस्चर को कौन मेंटेन करता है बेटा? सेरिबेलम। सेरिबेलम, बेलम बेलम, बॉडी बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद होना चाहिए। अब यहां पर मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं बच्चों, एल्कोहल का कंसेप्ट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब कोई इंसान एल्कोहल का कंजम्पशन करता है तो फर्स्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा, बॉडी में मोस्ट अफेक्टेड पार्ट तो लीवर है बच्चों, मैं ब्रेन की बात कर रहा हूं, समझें। जब कोई एल्कोहल का कंजम्पशन करता है तो फर्स्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम, पर जब एक्सेसिव एल्कोहल का कंजम्पशन हो जाता है तो मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिबेलम। यानी बेटा समझो, अगर थोड़ी मात्रा में एल्कोहल कंज्यूम किया जाए तो सेरिब्रम अफेक्ट होता है, पर अगर ज्यादा एल्कोहल का कंजम्पशन हो गया तो बैडली अफेक्ट, मोस्टली अफेक्ट कौन हो जाता है? सेरिबेलम। तभी तो बच्चों, जब कोई इंसान एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन करता है और वो ये सोचता है कि चलो मुझे उठना चाहिए, घर जाना चाहिए, तो वो चलेगा तो सही बेटा, पैर हिल रहे हैं, इसका मतलब सेरिब्रम तो काम कर रहा है। अगर सेरिब्रम काम नहीं करेगा तो मर जाए तो पैर नहीं हिला सकता क्योंकि वॉलेंटरी मसल है, पर वो चल तो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, उस गड़बड़ी का मैसेज सेरिबेलम के पास जा रहा है, पर सेरिबेलम तो अफेक्ट हो चुका है, सेरिबेलम जो है वो अफेक्ट हो चुका है, तो वो उन वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, रेक्टिफाई नहीं करवा पाएगा, सही नहीं करवा पाएगा, और एक्सेसिव एल्कोहल की वजह से वो इंसान लड़खड़ाकर गिर जाएगा, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एल्कोहल की वजह से द फर्स्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम बट द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिबेलम, ये पता होना चाहिए। एक और पॉइंट मैं आपको समझाता हूं बच्चों, ध्यान सुनिएगा। वॉलेंटरी मसल का, ऐसे लिख रहा हूं, वॉलेंटरी मसल का वॉलेंटरी रेगुलेशन, इसको ध्यान समझें, वॉलेंटरी मसल का वॉलेंटरी रेगुलेशन करता है सेरिब्रम, पर बेटा जी वॉलेंटरी मसल का इनवॉलेंटरी रेगुलेशन,
वॉलेंट्री मसल का इनवॉलेंट्री रेगुलेशन कौन करवाता है बेटा जी? सेरिबेलम। मैं आपको समझा रहा हूं, वॉलेंट्री मसल का वॉलेंट्री कंट्रोल सेरिब्रम करवाता है, पर वॉलेंट्री मसल का इनवॉलेंट्री रेगुलेशन सेरिबेलम करवाता है। मैं आपको ये एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि बच्चों याद कीजिए, मैं आपको बहुत साल पहले ले चलता हूं, जब पापा ने साइकिल चलाना सिखाया होगा, आपको याद भी नहीं होगा, मैं अपनी बिटिया को सिखा रहा हूं तो वो दिन ताजा हो पा रहे हैं। समझे बच्चों? याद कीजिए, पापा आपके लिए 4 पहियों वाली साइकिल लेकर आए होंगे, 2 बड़े पहिए और 2 छोटे पहिए। समझिए बेटा, आपको साइकिल चलाना सिखाया जा रहा है कि बेटा इस सीट पर बैठो, इसको हैंडल कहते हैं, इनको पैडल कहते हैं। और समझो, पापा ने कहा आपको अपने पैरों से इन पैडल्स को मूव करना है। बेटा पैरों से मूव करना है तो पैरों की मसल कैसी है? वॉलेंट्री है। पर कमाल की बात है, जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है शुरुआत में, तो सामने तो पापा देखते हैं, बच्चा तो किसको देखता है? पैडल को, कि आखिर ये पैडल मूव कैसे हो रहे हैं। तो आपने देखा उस समय वॉलेंट्री मसल का कैसा रेगुलेशन हो रहा है? वॉलेंट्री रेगुलेशन वो कौन करवा रहा है? सेरिब्रम। पर जैसे जैसे बच्चों आप एक्सपर्ट हो जाते हैं उस एक्टिविटी में, तो आज जब आप साइकिल चलाते हैं, आज आप साइकिल चलाते हैं, पैडल मारते हैं, पैडल मारते तो टांगों से ही हैं, और टांगों की मसल आज भी वॉलेंट्री तो है, अरे इनवॉलेंट्री थोड़ा ना हो जाएगी। पर आज जो है आप सामने देखकर साइकिल चलाते रहते हैं, पैडल अपने आप चलते हैं। तो आपने देखा आज आपकी वॉलेंट्री मसल का इनवॉलेंट्री रेगुलेशन हो रहा है। वो कौन करवा रहा है बेटा जी? सेरिबेलम। तो समझें, वॉलेंट्री मसल का वॉलेंट्री रेगुलेशन तो सेरिब्रम करवाता है, जबकि वॉलेंट्री मसल का इनवॉलेंट्री रेगुलेशन कौन करवाता है? सेरिबेलम। अब लास्ट हम डिस्कस करना चाहते हैं बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर मैं आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा की पोजीशन की बात करूं बेटा, तो ब्रेन का बिल्कुल लास्ट पार्ट, हाइंड ब्रेन का बिल्कुल लास्ट पार्ट, एक सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहा जाता है। और यही मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे चलकर किस में कंटिन्यू हो जाती है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड में। मेडुला के लिए बस आपको याद रखना है, मेडुला के लिए आपको याद रखना है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा के लिए आपको याद रखना है, ये हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। कम से कम 3 याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, एक लिखा हुआ है बेटा जी गैस्ट्रिक सिक्रीशन, और एक लिखा हुआ है रेस्पायरेशन। तो ये 3 कम से कम याद होने चाहिए। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा कि मेडुला कंटेन्स सेंटर विच रेगुलेट्स कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। मैं आपको समझाता हूं बेटा, जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक क्रेनियल नर्व निकलती है बेटा जी, वेगस नर्व, शायद सुना होगा आपने, 10th नंबर की क्रेनियल नर्व है। और ये वेगस नर्व हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को रेगुलेट करती है। दैट्स इट। तो मेडुला से निकली वेगस नर्व, और वेगस नर्व जो है वो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को रेगुलेट करती है। बेटा एनसीईआरटी लिख चुकी है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में कि ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग को नॉर्मली रेस्पिरेशन कहा जा सकता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा आपकी ब्रीदिंग की रिदम को रेगुलेट करती है, यानी वो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करती है। लास्ट बेटा मेडुला कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को रेगुलेट करता है। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स बेटा हम ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारी हार्ट बीट को भी जो है रेगुलेट करता है। और बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा में वैसो मोटर सेंटर मिलते हैं, जो कि हमारी ब्लड वेसल के डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन को रेगुलेट करता है, यानी वो ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर सकता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकता है, यानी वस्कुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सकता है। तो कम से कम एनसीईआरटी याद होनी चाहिए बच्चों कि मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल सेंटर विच कंट्रोल कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। तो ये वाला पॉइंट हो गया। बेटा मैं आपको एक चीज समझा दूं, जितने भी हमारे रिफ्लेक्स सेक्शन होते हैं वो सारे के सारे इनवॉलेंट्री होते हैं। हालांकि रिफ्लेक्स सेक्शन जो है बेटा टॉपिक सिलेबस से हट चुका है, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर समझें बहुत सारे रिफ्लेक्स ऐसे होते हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड करती है। जैसे पुरानी एनसीईआरटी में नीजक रिफ्लेक्स का डायग्राम था बेटा, वो विड्रॉल रिफ्लेक्स है कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। पर बहुत सारे रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कंट्रोल करती है। तो आपके मॉड्यूल में लास्ट में लिखा हुआ है कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे हैं जिनको मेडुला कंट्रोल करती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं बच्चों, जैसे कि स्नीजिंग रिफ्लेक्स, बेटा छींकते समय हमारी पलकें अपने आप बंद हो जाती हैं, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है बेटा जी, ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। आप नेचुरल फिनोमेना के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। आप ऑब्जर्व करेंगे जब भी हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं, हमारी पलकें अपने आप बंद हो जाती हैं, ये मेडुला करवाती है बेटा। रीजन समझें, क्योंकि छींकते समय इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है।
आईबॉल में प्रेशर बढ़ता है, आईबॉल बाहर आने की कोशिश करती है, तो इसलिए मेडुला हमारी पलकों को तुरंत बंद करवा देता है ताकि आईबॉल बाहर की तरफ प्रोट्रूड ना हो जाए। बेटा जबरदस्ती नहीं करना है कि अपने पलकों को जबरदस्ती पकड़ के फिर आप छीकेंगे तो आईबॉल डैमेज हो सकती है। तो ये कौन सा रिफ्लेक्स है बेटा? स्नीजिंग रिफ्लेक्स, कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे बेटा सलाइवेशन रिफ्लेक्स होता है, सलाइवेशन रिफ्लेक्स अच्छे खाने को देखकर या उसकी स्मेल से माउथ के अंदर सलाइवेशन शुरू हो जाता है, सलाइवे का सिक्रीशन शुरू हो जाता है, ये भी एक रिफ्लेक्स सेक्शन है कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे कि यॉर्निंग रिफ्लेक्स होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, आप मुंह फाड़कर उबासी ले लेते हैं, ये यॉर्निंग रिफ्लेक्स कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। एक एक शब्द आपको क्लियर कर रहा हूं। जैसे बेटा जो है वॉमिटिंग रिफ्लेक्स होता है, अगर स्टमक के कंटेंट्स एबनॉर्मल हो जाएं या पीएच अगर डिस्टर्ब हो जाए तो मेडुला ऑब्लोंगेटा रिवर्सिबली रिवर्स पेरिस्टाल्सिस की मदद से उन चीजों को बाहर की तरफ मूव कर देता है, माउथ से उनका इजेक्शन हो जाता है, उसे हम कहेंगे वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। एक होता है बेटा स्वेलिंग रिफ्लेक्स, आपको आइडिया होगा किसी भी चीज को स्वेलो करते समय हमारा उवुला ऊपर उठ के इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करता है ताकि वो चीज नाक से बाहर ना आ जाए। साथ ही साथ जो है आपकी ट्रैकिया ऊपर जाती है और जो ग्लॉटिस होता है वो एपिग्लॉटिस से बंद हो जाता है ताकि वो जो भी चीजें वो आपकी विंड पाइप में ना जा सके। तो निगलते समय ये जितनी भी चीजें होती है उनको स्वेलिंग रिफ्लेक्स कहा जाता है। तो इसी के साथ बेटा जी ब्रेन कंप्लीट होता है, यानी कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम कंप्लीट होता है। बेटा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में दो चीजें आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड सिलेबस में नहीं है, रिफ्लेक्स सेक्शन था वो भी हट चुका है एनसीईआरटी से। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमें क्या पढ़ना था? ब्रेन। मैंने आपको ब्रेन पूरा का पूरा कंप्लीट किया है। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो एक पेज आज हमने समझा है, पेज नंबर 236। तो बच्चों अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दैट इज पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर एमजे टॉक्स का क्या हुआ, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों। बायोलॉजी तो हम सीख ही रहे ना बच्चों, बायोलॉजी तो मैं आपको समझा ही रहा हूं, पर साथ ही साथ हमें जीवन भी समझना है। तो लास्ट में बच्चों मैं आपसे बात कर लेता हूं एमजे टॉक्स। बच्चों आज मैं आपको बस छोटी सी बात कहना चाहूंगा, ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। दो शब्द हैं बच्चों जिनमें सेम अल्फाबेट्स आते हैं। बच्चों दो शब्द हैं जिनमें सेम अल्फाबेट्स आते हैं। एक है बच्चों वर्ड्स यानी कि शब्द, और एक होता है बेटा जी स्वॉर्ड यानी कि तलवार। बच्चों बायोलॉजी तो आपको बेहतरीन समझा ही रहे हैं, पर जीवन समझना भी जरूरी है। तो एमजे टॉक्स के माध्यम से आज मैं आपसे बस छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं। दो शब्द हैं बच्चों जिनमें अल्फाबेट्स जो हैं वो सेम आते हैं, एक जो है वर्ड्स है और एक स्वॉर्ड है। बच्चों हमें ऐसा लगता है कि कई बार तमाचा इतनी चोट नहीं पहुंचाता है जितनी जबान से निकले हुए शब्द चोट पहुंचाते हैं। बच्चों सच्चाई है ये, कभी कभी जो है तमाचा जो है वो इतनी चोट नहीं पहुंचाता है जितने की जबान से निकले कड़वे शब्द पहुंचाते हैं। तो कई बार जो आपके शब्द होते हैं वो तलवार से भी ज्यादा बड़ा घाव दे जाते हैं। तो आज बस एमजे टॉक्स के माध्यम से एमजे सर बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी जबान से निकले हर शब्द पर आपको संयम रखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कम से कम शब्दों का चुनाव जो है वो सोच समझकर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके शब्द जो हैं वो स्वॉर्ड बनकर, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जबान से निकले वर्ड्स स्वॉर्ड बनकर किसी को घायल कर दें, किसी को दुख पहुंचाएं। तो कम से कम बच्चों मैं कहना चाहूंगा पेरेंट्स के साथ जब भी हम बात करते हैं तो आप शब्दों का चुनाव ऐसा करें, आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो स्वॉर्ड का काम ना करें। तो बच्चों लास्ट में बस मैं आपके सामने कबीर जी का एक दोहा कहना चाहूंगा और एमजे टॉक्स को अंत करना चाहूंगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो बच्चों एमजे टॉक्स के माध्यम से बहुत ही अच्छी बात मैंने आज आपको समझाई है। अपनी वाणी को, अपने वर्ड्स को कुछ इस तरह से आपको चुनना है, स्पेशली पेरेंट्स से बात करते समय, कि आपके वो जो शब्द हैं वो तलवार की तरह उनके दिल को ना चुभें। बच्चों फिर दोहराता हूं, कई बार तलवार जो है, तमाचा जो है वो इतना गहरा घाव नहीं पहुंचाता है जिसका कितनी नजदीकी का
जितना किसी नजदीकी इंसान के शब्द पहुंचाते हैं। तो बच्चों इसी ख्याल के साथ एमजे टॉक्स को आज कंप्लीट करते हैं, इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, हम जुड़ेंगे बच्चों पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम के साथ। थैंक यू सो मच।